हमारे यहाँ 3 तरह के उपाय होते हैं, अच्छा। यंत्र, मंत्र और तंत्र। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा? मृत्यु कैसे होगी? जल में रह के मृत्यु से होगी, हथियार से होगी, या अग्नि से होगी, या एक्सीडेंट से होगी, या नेचुरल होगी। और उसको मरने के बाद मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गणना भी की जाती है। लेकिन सूर्य नेगेटिव हो गया तो यही चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। आपने देखा होगा कोई लड़का लड़की प्यार से रहते हैं, आपस में रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, एक दूसरे को मरने जीने के रहते हैं, 10 साल तक साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई और शादी के 2 महीने में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हाँ, ऐसा बहुत होता है, वो होता ही है। तो भाई ऐसा क्या परिवर्तन आ गया उसमें? तो 7वां भाव ये बताता है कि आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, आपका पार्टनर आपको धोखा तो नहीं देगा। तो इन चीजों का विवेचन 7वें भाव से किया जाता है। कोई भी व्यक्ति है, अनजान कोई व्यक्ति है, उसके पास अपना डिटेल कुछ नहीं है और उसके पास कोई प्रश्न है, वो जानना चाह रहा है। तो जैसे आप है, माना आपके मन में इस समय कोई प्रश्न आया और आपके पास अपनी डिटेल कुछ पता नहीं, आपने कहा मेरी ये समस्या है, तो उस समय की, जिस समय आप प्रश्न पूछ रहे हो, उस समय की एक प्रश्न कुंडली बनेगी। अच्छा, क्या बात है। उस प्रश्न कुंडली के आधार पर उसका निर्धारण होगा। तो मेरे से जैसे कहें, आपने मुझे कहा, आप फोन किया और बोला मुझे आपसे सलाह लेनी है, और आपको मैंने कहा जी हाँ 4 बजे आ जाओ। हाँ जी। और तब आप 4 बजे आके प्रश्न करें, वो सही नहीं होगा। अच्छा, ओके। वो तो इस समय जब आपके मन में प्रश्न उठा है, उस समय आपको प्रश्न करना है। लेकिन सर, 2 चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि कब प्रॉब्लम हुई, अब उसका सोल्यूशन क्या है। तो सर, एक आम आदमी के लिए वो क्या सिचुएशन होती है कि जब उसे सोचना चाहिए कि हाँ, उसको कुछ ज्योतिष की हेल्प लेनी है, ये। और दूसरा, किस राशि का क्या प्रभाव होता है, ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिनको वो आइडेंटिफाई करके कोई इस तरीके की हेल्प ले सकता है। जब कोई परेशानी लगातार आ रही, बार बार आ रही, किसी काम के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हो, वो सफल न हो रहा हो, तो समझ लो किसी ग्रह का प्रभाव हमारी कुंडली पे है। ओके। मकर राशि वाले जो आज तक परेशान थे, वो खुश हो जाएं, आज ही खुश हो जाएं कि 29 मार्च के बाद उनका अच्छा समय आ रहा है। ओके। किसी का मकान न बन रहा हो, परेशान हो कि मुझे मकान बनाना है, मकान खरीदना है, शनि की ढैया आएगी, कितना भी परेशान होगा, मकान बना देगा या खरीद लेगा, क्योंकि उसने उस पर कर्ज चढ़ाना है, लोन की गिरफ्त में आ जाएगा। कई बार आपने भी देखा होगा, आपका बहुत अच्छा मित्र है, कोई बहुत अच्छा है, जो भी है, हजारों में कोई एक ऐसा है जो जब भी आपसे मिलता है आपकी तारीफ कर लेगा, तो आपको परेशानी पैदा हो जाएगी। हाँ, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। और आपका बहुत अच्छा या रिश्तेदार है जो ऐसा होता है। कोई कितना भी खराब है, जिससे आप चिढ़ रहे हैं, वो आपके पास आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं आती। तो मैं, कोई भी मेरे पास आता है, मैं उसको कभी उसकी समस्या नहीं पूछता। अच्छा। क्योंकि अगर आप अपनी समस्या मुझे बता देंगे, हाँ जी। तो मेरी मेहनत तो उसमें कुछ हुई नहीं, और जब मेरी मेहनत नहीं हुई है तो मैं जो आपको ट्रीटमेंट दूंगा वो सही नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पॉड स्प्रेड के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक नॉलेज की, एक ऐसी विद्या की जो हमारे जीवन में, हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। ग्रह और नक्षत्र, इनके बिना तो जिंदगी आसान या मुमकिन है ही नहीं। लेकिन आज हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो गेस्ट हैं, जो कि यहाँ पर उत्तराखंड से आए हैं, वो एक ज्योतिषाचार्य हैं और आज वो आपको हमारे इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं सुधीर कांत उनियाल जी से। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है, आप बताएं कैसे हैं? जी, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपसे आज बात कर पा रहे हैं। धन्यवाद आपका कि हम आपसे मिले हैं। तो सर बताइए कि जो दुनिया है ज्योतिष की, ये मतलब आप कैसे जुड़े इससे? ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष है ही एक रहस्य का सब्जेक्ट है, जिसमें हम
ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानते हैं और उनका प्रकृति पर, प्रकृति के जीवों पर और मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें बड़ा इंटरेस्ट बचपन से रहा है, क्योंकि ये हमारे परिवार में शुरू से होता आया है। हमारे दादाजी, पिताजी सब इस काम को देखते थे। यद्यपि उन्होंने उसको प्रोफेशनल लेवल पे नहीं किया, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने इसको और आगे उनसे जो ज्ञान अर्जित किया था, उसके अलावा मैंने विभिन्न हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं प्राचीन काल के, उनकी किताबों को पढ़ करके इस ज्ञान को हासिल किया। और तब मैंने पाया कि ये ज्ञान बहुत ही रहस्यमयी है, बड़ा गूढ़ है, और इसको एक दिन में नहीं जाना जा सकता। इसको जानने के लिए बरसों लगते हैं। और फिर हमने इसमें ये विद्या में ये ज्ञान अर्जित कर ये मुकाम हासिल किया। तो सर जो ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष या जो भारतीय ज्योतिष है, उसका जो स्टार्ट है वो कहाँ से है? मतलब अगर हम थोड़ा इस बारे में जान पाएं तो। भारतीय ज्योतिष, जिसको हम वैदिक ज्योतिष भी बोलते हैं, मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इसको हम तब से मानते हैं जब से पृथ्वी का उदय हुआ है। ये माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं ज्योतिष का निर्माण किया, और उन्होंने सबसे पहले ज्योतिष को नारद जी को सुनाया। नारद जी इस ज्ञान में उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने विभिन्न लोगों को इसका ज्ञान दिया, ये माना जाता है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से, क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, जहाँ जब तक किसी चीज़ का डॉक्यूमेंट न हो तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो ये हमारे प्राचीन काल से, वैदिक काल से शुरू हुआ। यजुर्वेद में आप देखेंगे, ऋग्वेद में और यजुर्वेद, सामवेद सभी में इसका वर्णन है। ऋग्वेद में लगभग 30 श्लोक ज्योतिष पे हैं। सामवेद में इनके बारे में, सूर्य और चंद्र की गति के बारे में, उसका पृथ्वी पे प्रभाव, जीवों पे प्रभाव, इसका बहुत सारा विस्तृत वर्णन है। इसके बाद हमारे महाभारत काल में आपने, हमारे जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उनको हमारे प्राचीन काल में महर्षि नाम से जाना जाता था। आपने सुना होगा महर्षि पाराशर, महर्षि आर्यभट्ट, महर्षि ब्रह्ममिहिर, ये सब वैज्ञानिक थे और ज्योतिषाचार्य थे, गणितज्ञ थे। इन्होंने हमें इस बारे में विभिन्न अपने अपनी पुस्तकों से हमें ये ज्ञान दिया। जैसे हमारे पाराशर ऋषि जो थे, उन्होंने पाराशर होरा शास्त्र, ब्रह्ममिहिर ने अपना 13 ग्रंथ लिखे हैं ज्योतिष में, उनके पुत्र ने। उसके बाद भास्कराचार्य भी, उन्होंने ज्योतिष पे भी लिखे हैं कई ग्रंथ। उसके अलावा उन्होंने विमान शास्त्र पे भी ग्रंथ लिखा है। तो ऐसे अनेक वैज्ञानिक हुए हैं, महर्षि हुए हैं, जिन्होंने ज्योतिष के बारे में हमें ज्ञान दिया है। वर्तमान में तो काफ़ी लोग इसका अनुसरण करते हैं, परंतु आज उसको उतने वैज्ञानिक तरीके से नहीं लिया जाता है जितना पहले लिया जाता था। क्योंकि मुगल काल से जो हमारी संस्कृति का धीरे धीरे ह्रास हुआ है, वो ह्रास होता चला गया। उसके बाद अंग्रेज़ों के आने से उसका ह्रास और ज़्यादा हुआ, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बहुत ज़्यादा जाने लगे और पाश्चात्य ज्ञान को हमने ज़्यादा अर्जित करना शुरू किया। इसलिए ज्योतिष को वर्तमान में अधिकांश लोग उसको एक कपोल कल्पित कल्पना से ज़्यादा नहीं मानते हैं। लेकिन जो इस बारे में जानते हैं, जिन ग्रंथों को पढ़ते हैं और इनका प्रयोग करते हैं, उन्हें पता लगता है कि ज्योतिष आज भी एक संपूर्ण विज्ञान है। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि ये एक साइंस बेस्ड नॉलेज है, लाइक साइंस ये काम करता है। तो सर जैसे इसके दो अलग अलग सेगमेंट है। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं और वेस्टर्न तरफ एक अलग तरीके का ज्योतिष फॉलो किया जाता है। सर ये क्या डिफरेंस है? ज्योतिष, पाश्चात्य ज्योतिष अलग है जिसको वेस्टर्न लोग फॉलो करते हैं, और वैदिक ज्योतिष जिसे इंडियन ज्योतिष कहते हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, वो अलग है। दोनों के सिद्धांत अलग हैं। जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वो ट्रॉपिकल साइन बेस्ड है। उसमें सूर्य के आधार पर ग्रहों की गणना की जाती है, सूर्य की गति के आधार पर। यहाँ पर जैसे हम लेते हैं एक स्प्रिंग सायन और एक ऑटम सायन, उसके आधार पर हम गणना करते हैं और उस पर राशि का निर्धारण करते हैं।
जबकि भारतीय ज्योतिष में ज्योतिष की गणना शेड्रल सिस्टम से होती है और उसमें हम नक्षत्रों को, ग्रहों को नक्षत्रों के सापेक्ष उनकी स्थिति देख करके और उस स्थिति को के अनुसार उनका विवेचन कर भविष्यवाणियां करते हैं या भविष्य लोगों का बताते हैं या ज्योतिष का परिकल्पनाओं को करते हैं। तो सर जैसे ज्योतिष है, तो ज्योतिष का बेसिकली अगर हम इंडियन ज्योतिष की बात करें, भारतीय ज्योतिष वैदिक शास्त्र की बात करें, तो सर इसमें हमारा बेस क्या है? मतलब हम किसके ऊपर, आप लोग जो ज्योतिषाचार्य लोग जो गणना करते हैं उसका बेस क्या है? क्योंकि कितने सारे लोग हैं, तो ये कैसे होता है? देखो, ज्योतिष का मुख्य बेस है, हमारी ज्योतिष जो है मून बेस्ड है। अच्छा। आपने देखा होगा जनरली दो लोग राशियां बोलते हैं, अधिकांश को तो पता नहीं होता है। राशि का मतलब होता है, माना आपकी राशि मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा मेरी मिथुन राशि है, इसका मतलब आपकी राशि मिथुन जो राशि है उसमें चंद्रमा स्थित है, इसलिए वो राशि मिथुन हुई, चंद्र के आधार पर हम लेते हैं। अच्छा। जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को न लेकर के सूर्य को आधारित माना जाता है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। अब यहां पर देखो, सूर्य एक महीने में एक ही राशि में रहता है, उसका परिवर्तन एक महीने में होता है दूसरी राशि, जबकि चंद्रमा 2.5 दिन में अपने आप को परिवर्तित कर देता है दूसरी राशि में। और उन 2.5 दिनों में भी चंद्रमा एक स्थिति में नहीं होता है, उसका आकार या तो छोटा हो रहा होता है या बड़ा हो रहा होता है। हाँ, मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर जिस बिल कहते हैं। बिल्कुल। तो इन यहाँ पर जो भी मुख्य रूप से ये है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, गर्भ में जब कोई बच्चा है, गर्भ में वो रहता है एक एमनियोटिक फ्लूइड में, एक फ्लूइड में रहता है और एमनियोटिक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो वो एक बिल्कुल अंतरिक्ष जैसा स्थिति में होता है। वो केवल उसको जो भोजन, पानी, हवा सब माँ के प्लेसेंटा से मिलती है, जो उसको प्लेसेंटा जोड़ता है माँ के गर्भ। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है और इस प्रकृति में आता है, तो उस समय जो भी जितने भी हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हमारे आसपास जितने प्लैनेट हैं और इसके अलावा नक्षत्र हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। हर प्लैनेट का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती, तो वो उसके नर्वस सिस्टम पे पड़ता है और इस तरह से उस पर एक उसका स्थायी प्रभाव हो जाता है। और उस स्थायी प्रभाव के आधार पे हम उस समय और स्थिति का आकलन करके कुंडली का निर्माण करते हैं। और कुंडली में उस समय का लग्न महत्वपूर्ण होता है, एसेंडेंट जिसे कहते हैं। लग्न पहले निर्धारित किया जाता है, उसके बाद हम उस 12 स्थानों पे, कुंडली के 12 भाग होते हैं, 12 भाव होते हैं, उनमें उन ग्रहों का रखते हैं लग्न के अनुसार। अच्छा। और उसके आधार पर हर स्थिति का, हर कुंडली के 12 भावों का अपना अलग अलग हम उसका विवेचना करते हैं। जैसे लग्न है, हम कुंडली में 12 भावों की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं लग्न। अब लग्न किसी का 1 हो सकता है, किसी का 2 हो सकता है, कहीं 12 में कोई भी एक अंक हो सकता है। जहाँ से लग्न शुरू हो वो समय के ऊपर निर्भर करता है और समय हर लग्न लगभग 2 घंटे का होता है। अच्छा। तो वो जो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं, तो कोई भी लग्न है, वो व्यक्ति की जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बुद्धि, मस्तिष्क और उसकी ग्रोथ का निर्णय करता है। वो कल कैसा होगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा, उसका आगे चल कर के उसकी सोच कैसी होगी, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद आता है दूसरा भाव कुंडली। दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी, इन चीजों का आकलन इससे किया जाता है। धन मीन्स कमाने वाला नहीं, जो पूंजी है, कैपिटल उसके पास जो आएगी, जो बचत होगी। कुटुंब, परिवार के लोगों के बारे में, साथ में उसकी वाणी। तीसरा भाव आता है, वो आता है भ्रातृभाव, छोटे भाई का। उसके पीछे छोटे भाई होंगे, कैसे होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी, उनका नेचर क्या होगा,
उसके अलावा प्राकर्म मीन्स एफर्ट्स, वो कितना प्राकर्मी होगा, भाई काम करने वाला होगा नहीं होगा, कितना अपना 100% देने वाला होगा या केवल 10% देने वाला होगा, ये सारी चीजें उससे देखी जाती हैं। चौथा भाव आता है सुख का, अच्छा। वाहन का, प्रॉपर्टी का और माता का। चौथे भाव से ही आप सारे सुखों का ज्ञान हासिल कर सकते हैं उसके बारे में, उस बच्चे के, कि इसका आगे चल करके कैसा सुख प्राप्त करेगा। इसके पास वाहन होगी, गाड़ियां होंगी, कैसी होंगी, भूमि मकान का स्वामी होगा या नहीं होगा, माता कैसी होगी, उसकी स्वस्थ होगी या रोगिणी होगी, माता से उसके संबंध कैसे होंगे, वो सारा विवेचन उस भाव से किया जाता है। उसके बाद आता है पांचवा भाव। पांचवें भाव में हम व्यक्ति की, उस जो भी है जिसके हम देख रहे हैं, कुंडली बना रहे हैं, उसकी विद्या, वो एजुकेशन कैसे लेगा, अच्छी रहेगी उसकी एजुकेशन या नहीं रहेगी, उसकी मित्रता कैसी है, मैत्री का भाव भी है। उसके अलावा आगे चल करके जब वो बड़ा होगा, उसकी संतान होगी या ना होगी, और होगी तो कैसी होगी, उस भाव से इसका विवेचन किया जाता। नेक्स्ट आता है छठवां भाव। छठवें भाव से हम व्यक्ति के रोग, उसको रोग किस तरह का हो सकता है, किस किस तरह के रोग होने की संभावना है, उसके शत्रु कैसे होंगे, शत्रु ज्यादा होंगे या कम होंगे, या उसके कंपटीटर, एक तो शत्रु हुआ, एक कंपटीटर होगा, मतलब कोई व्यवसाय करता है या किसी क्षेत्र में है तो उसका कंपटीशन किससे है, वो भी शत्रु जैसा ही होता है, तो वो कैसे होंगे, उसका क्या प्रभाव रहेगा, उसकी विवेचना उससे होती। नेक्स्ट आता है सेवंत, सातवां भाव। सातवें भाव से हम किसी भी व्यक्ति के ग्रस्त जीवन के बारे में जानते हैं, उसका ग्रस्त कैसा रहेगा, उसकी शादी होगी, जल्दी होगी या देर में होगी, उसका पार्टनर कैसा रहेगा, उसको सपोर्ट करने वाला होगा, कहीं धोखा देने वाला तो नहीं है, उसके संबंध कैसे होंगे लोगों से, विपरीत लिंग से उसका संबंध अच्छा है या खराब है, इन चीज़ों का। इसके अलावा ये सातवां भाव व्यवसाय का भी, आप व्यवसाय कर रहे हैं अगर, तो व्यवसाय में आप कैसे उन्नति करेंगे। जितना आपका ये सातवां भाव मजबूत होगा, जितना भाव पॉजिटिव होगा, जितने उसमें ग्रह बलवान होंगे, उतना वो व्यवसाय में उतनी ही उन्नति करेगा। व्यवसाय के अलावा ये भाग है पार्टनरशिप का, जैसे अभी काम है ना, ये ग्रस्त का भाव भी, पत्नी भी एक पार्टनर होती है। जी जी। उसी तरह से अगर हम किसी को अपने व्यवसाय में पार्टनर रखते हैं, तो सातवां भाव ये बताता है कि आपकी पार्टनरशिप कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, आपका पार्टनर आपको धोखा तो नहीं देगा। तो इन चीजों का विवेचन सप्तम भाव से किया जाता है। नेक्स्ट आता है आठवां भाव। आठवें भाव में हम व्यक्ति की मृत्यु, मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, मृत्यु कैसे होगी, जल में रह के वो मरकुट से होगी, हथियार से होगी, या अग्नि से होगी, या एक्सीडेंट से होगी, या नेचुरल होगी, और उसको मरने के बाद मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी गणना भी की जाती, इसका विवेचन किया जाता। इसके अलावा अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका भी विवेचन किया जाता। फिर आता है नौवां भाव। नौवां भाव है भाग्य का। अब नौवां भाव तो भाग्य जिसका बलवान है, बोलते हैं भाग्यम फलतु सर्वत्रम न च विद्याम न च पौरुषम। नौवां भाव जिसका बलवान हो गया, उसके तो सारे भाव ही वैसे सुधर जाते हैं, क्योंकि भाग्य सबसे बलवान, जिसका भाग्य बलवान हो गया उसे तो कोई और ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, वो कर्म करेगा, कर्म की अपनी प्रधानता होती है, लेकिन भाग्य अगर साथ दे रहा है तो उसको चार चांद लग जाते हैं। तो नौवां भाव भाग्य का है, धर्म का है, हम धर्म कर्म क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आदमी धार्मिक है या नहीं है ना। फिर आता है दसवां भाव। दसवां भाव पिता का है, उससे पिता के बारे में पता लगता है, पिता कैसे रहेंगे, बच्चे के पिता से संबंध कैसा रहेगा। नौकरी का भाव भी है, कर्म का भाव भी है, नौकरी कैसे करेगा, सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट नौकरी करेगा, या नौकरी में किस मुकाम पर पहुंचेगा, उसके लिए कब कितना
लाभ उसे प्राप्त होगा, इससे विवेचन किया जाता है। नेक्स्ट आता है 11वां भाव। अच्छा 11वां भाव होता है लाभ का। लाभ मीन्स इनकम, जो हम इनकम है। जैसे मैंने कहा दूसरा भाव धन का है, वो पूंजी का है, जो हमने धन कमाया, हमने कितना खर्च किया और कितना बचाया, अच्छा बचाने का दूसरे भाव से हुआ। यहाँ था लाभ। लाभ जो हमने लिया, मैंने इनकम जो है, तो लाभ भाव में ग्रह की स्थिति ये बताती कि उसको लाभ कैसा रहेगा। वो अच्छा लाभ प्राप्त करने वाला है तो उसे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ग्रहों की स्थिति के अनुसार इसकी विवेचना होती है। नेक्स्ट आता है 12वां भाव, जो अंतिम भाव है। 12वें भाव व्यय का है, खर्च का है। अच्छा ये 11वां लाभ का है, हमने क्या कमाया। अब 12वां भाव है व्यय का, कि हमने कितना खर्च किया। और दूसरा भाव है बचत का, कितना हमने पूंजी जमा की। तो 12वें भाव में ग्रह की स्थिति आपके व्यय की स्थिति के बताता है, खर्चों की स्थिति के बताता है। इसके अलावा व्यय दूसरा, व्यय शरीर का भी व्यय होता है। सही बात है। कोई बीमार है, ये भी दिखाएगा। शरीर का व्यय, धन का व्यय, है ना, कर्म का व्यय, वो सारी चीजों का विवेचन 12वें भाव से होगा। इसके अलावा विदेश गमन। अच्छा विदेश गमन का भी 9वें भाव से, 8वें भाव से भी और 12वें भाव से इसका वो किया जाता है। पर 12वें भाव से एक विशेष मुख्य चीज का विवेचन होता है, मुकदमा। अच्छा आप केस लड़ रहे हैं, मुकदमेबाजी कर हो रही है आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ मुकदमा होगा या नहीं होगा। मुकदमा होगा, जीवन में कितने बार मुकदमे होंगे और आप उनको विजय प्राप्त करेंगे, विजय श्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसका विवेचन भी उस भाव से होता है। और उसके अनुसार हम क्या उपाय करें, उससे उसका निर्णय होता है। इसी तरह से हमारे दूसरा भाव है 12वां भाव, जो है नेत्र का भी भाव है ये। अच्छा दूसरा और 12, एक बाएं नेत्र का, एक दाएं नेत्र। ये नेत्र की भी स्थिति बताता है, हमारे आंखें कैसी रही, है ना, और उन ज्योति हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, वो भी इससे विवेचन इससे किया जाता है। तो ये तो हुआ कुंडली का और उसके भावों का, जी 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 हाँ, है ना, एक तरीके से सब कुछ इसमें ही आ गया। इसी में आ गया। इसके बाद आती है राशि। अच्छा राशि इससे अलग है। अब राशि आई, अब राशि है 12। अब हमने ये जो 12 भाव थे, माना वृष लग्न का आदमी था जिसकी हमने कुंडली थी, अब उसके राशि माना तुला है, तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है। तुला राशि किस हिसाब से, जैसे मैंने पहले बताया था, चंद्र की स्थिति, उस दिन चंद्रमा किस भाव में था, किस राशि में था, जिस राशि में था, माना 7वीं राशि में था, तो वो तुला राशि उसकी हुई। अच्छा अब देखो यहां पर मैंने कहा था कि हमारी वैदिक ज्योतिष में जो शेड्यूल सिस्टम लिया जाता है, परियम सिस्टम जो लिया जाता है, सिद्धांत जिससे हम करते हैं, उसमें ग्रहों की स्थिति का को हम स्टैटिक लेते हैं। जो भी स्टैटिक में उसमें उस समय जो थी, किसके सापेक्ष, नक्षत्रों के सापेक्ष। हमारी ज्योतिष में 9 ग्रह काउंट किए जाते हैं और साथ में 27 नक्षत्र। अच्छा वैसे 28वां नक्षत्र भी होता है एक अभिजीत, है ना। ओके तो इन नक्षत्रों को इसके सापेक्ष वो करके हम चंद्र का ग्रह, चंद्र की स्थिति के आधार पर दशा का आकलन करते हैं, जिसको हम करते हैं विंशोत्तरी दशा। अच्छा विंशोत्तरी दशा, तो महादशा का आकलन करते हैं। और उसमें महादशाएं जो होती हैं वो हर एक का अलग अलग पीरियड के होते हैं, ओके है ना। तो महादशाओं में जैसे हर एक ग्रह की अपनी दशा है। जैसे 9 ग्रह हुए, 9 ग्रह में सबसे पहले हमने ले लिया बुध, मंगल, शुक्र और उसके बाद बृहस्पति और शनि। ये 5 ग्रह मैंने बोले सूर्य से दूरी के आधार पर, अच्छा अच्छा डिस्टेंस वाइज है ना। हाँ, सबसे नजदीक कौन है और सबसे दूर कौन है, इस आधार पे मैं क्या बोलूं। उसके बाद है सूर्य और नेक्स्ट है चंद्रमा। अच्छा अब ये 5 मैंने अलग इसलिए क्योंकि ये 5 प्लेनेट हैं, ग्रह हैं। सूर्य क्या है,
स्टार है, सूर्य ग्रह नहीं है। ओके। ग्रह और तारों में अंतर होता है ना। और चंद्रमा भी ग्रह नहीं, वो उपग्रह। अच्छा। परंतु हम ज्योतिष में इन सभी को ग्रह के रूप में लेते हैं। 7 ग्रह ये हुए। अब 2 हम छाया ग्रह लेते हैं, राहु और केतु। राहु केतु का अपना अलग स्थान है, सभी ग्रह का अपना अपनी जगह अपना स्थान होता है। हर एक ग्रह का अपना नेचर होती है। प्रत्येक ग्रह की अपनी प्रकृति होती है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसके अलग लक्षण होते हैं, वो किस प्रकार के प्रभाव दिखाता है, किस प्रकार का नुकसान दे सकता है, किस प्रकार का लाभ दे सकता है। हर एक का अपना गुण होता है और उस गुणों का जब उसकी दशा आती है वो परिलक्षित होते हैं उसी तरह से उस व्यक्ति पर जिसकी कुंडली में उसकी दशा होती है। अब जैसे सूर्य है, सूर्य में ग्रहों का राजा माना जाता है क्योंकि सूर्य जिसका बलवान है तो वो पर्सनैलिटी उसकी मतलब उसका अपना ऑरा ही अलग होगा। अच्छा। मान सम्मान प्रतिष्ठा का जो दाता है वो सूर्य। ओके। अच्छा है सूर्य तो मान सम्मान प्रतिष्ठा मिली, उसका बहुत पॉजिटिव ऑरा रहेगा। लेकिन सूर्य नेगेटिव हो गया तो यही चीजें नेगेटिव हो जाएंगी। मान सम्मान की जगह वो नक चढ़ा हो जाएगा। बोलते हैं ना कि नाक लंबी है, वो अहम आ जाएगा उसमें। ओके। क्रोध की अधिकता रहेगी। अच्छा। और छोटी छोटी अति महत्वाकांक्षी रहेगा, अति स्वाभिमानी रहेगा और आक्रमण्य रहेगा सूर्य नेगेटिव जब होगा। तो इसी तरह से हर ग्रह का चंद्रमा है, चंद्रमा मानवता दयालुता का ग्रह है, इमोशनल प्लेनेट है। चंद्रमा जिसका अच्छा होता है वो मानवीय गुण उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, दयालु होता है और प्रकृति प्रेमी होता है, साथ में साहित्यकार होता है, मतलब अच्छे कलात्मकता के गुण उसमें आते हैं। लेकिन चंद्रमा खराब हो जाता है तो वो व्यक्ति शीत विकार, कफ से पीड़ित होना, म्यूकस की प्रॉब्लम होना, डिप्रेशन का भाव पैदा होना, मानसिक स्थिति खराब होना, इन सारी चीज़ों को देता है। इसी तरह से हर एक ग्रह का अपना अपना इफेक्ट होता है, पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे। तो कुंडली में उसके आधार पर उसकी गणना होती है। अब आते हैं हम दशाओं में। अच्छा, अब कुछ और भी है दशा? दशा जैसे मैंने कहा महादशाएं, तो महादशाएं हर एक ग्रह की अपना एक टाइम पीरियड होता है। जैसे सूर्य का है, सूर्य का 6 साल की दशा होती है, चंद्र की 10 साल की, मंगल की 7 साल की, अच्छा। बुध की 17 साल की, बृहस्पति की 19 साल 16 साल की और शुक्र की 20 साल की, शनि की 19 साल की। अच्छा। और राहु की 18 साल की और केतु की 7 साल की। तो ये जीवन में घूमते रहती हैं दशाएं। ये जरूरी नहीं कि हर एक दशा हर एक के जीवन में आए। ओके ओके। क्योंकि जहां से शुरू होगा, अगर किसी की शुक्र की दशा से जीवन शुरू होता है तो 20 साल तो उसकी शुक्र की दशा से में निकल गए। अच्छा, मतलब उनका अच्छा चलेगा। हाँ, तो ये इस क्रम में था। जैसे पहले सूर्य की दशा, फिर शुक्र की दशा, फिर मंगल की दशा, फिर राहु की दशा, फिर बृहस्पति की दशा, इस आधार पे आती हैं। तो वो हर एक दशा के बाद दूसरी दशा आती है। और दशा में जब हम किसी की कुंडली देखते हैं तो ग्रहों की अपनी स्थिति, वहाँ पे 3 चरण होते हैं। विश्लेषण ऐसे नहीं होता। जैसे अभी तो मैंने कहा कि ग्रह किस भाव में क्या है, उनके गुण। वहाँ पे ग्रहों की स्थिति जो है, अकेला ग्रह है या उसके साथ दूसरे ग्रहों की युति है, फिर ग्रहों का दृष्टि संबंध। एक ग्रह अपने से 7वें स्थान को पूरी दृष्टि से देखता है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ। लेकिन बृहस्पति अपने उसकी 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति 5, 9, 7 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि 3, 10, 7 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल 4, 8, 7 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो जहां ग्रह की दृष्टि पड़ती है उसके भाव की भी विवेचना होती है। फिर वहां पर ग्रह का जो ग्रह है उसका नक्षत्राधिपति कौन है,
ओके। नक्षत्र किस नक्षत्र में वो ग्रह है और फिर उसका नक्षत्राधिपति कौन है, उस आधार पर पूरा विश्लेषण किया जाता है। तो ये सामान्य सी ये बात नहीं कि हमने किसी ग्रह को वहाँ पे स्थित देखा और उसके बारे में, जैसे मैंने कहा सूर्य लग्न में है माना किसी का, और मैंने कहा हाँ भाई ये स्थिति रहेगी, भाई मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, है ना। अगर उच्च का सूर्य बैठा, पता चला उच्च का सूर्य तो बैठा है लेकिन शनि के साथ बैठा है अच्छा। ना। ओके, कॉम्बिनेशन अलग अलग। शनि के साथ उसकी युति हो गई और वहाँ पे ग्रह का बलाबल कितना है, बलाबल मन कितने अंशों पे है। अच्छा अच्छा, इसमें भी डिग्रीज होती हैं। हाँ, डिग्री 30, 0 से 30 डिग्री तक ग्रह की स्थिति होती है। अच्छा। अब ग्रह कम डिग्री पे है तो बाल अवस्था में होगा, मध्यम डिग्री पे है तो युवा अवस्था में होगा, फिर अधिक डिग्री में है तो वृद्धावस्था में होगा। अच्छा। तो बाल अवस्था में वो प्रभाव दिखाने में असमर्थ है, युवा अवस्था में अच्छा प्रभाव दिखाएगा कर, ओके। वृद्धावस्था में भी कम दिखाएगा। तो उस तरह उसका विश्लेषण उस आधार पे होगा और उस तरह से उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ओके। है? अच्छा, तो मतलब ये तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। हाँ, मतलब ये एक आसान सब्जेक्ट नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। अब लोग बोलते हैं कि आप भी पूछेंगे कि भाई आधुनिक विज्ञान से इसका संबंध है या नहीं है, पर वैज्ञानिक मानने को तैयार ही नहीं होते कि ज्योतिष एक विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान प्रमाण मानता है और ज्योतिष के जितने भी प्रमाण हैं, ऐसा नहीं कि ज्योतिष के प्रमाण नहीं है, प्रमाण है, परंतु विज्ञान की दूसरी शाखाओं ने ले लिए हैं। ओके। अब देखो, हमारे पूर्वजों ने महाभारत काल से पंचांग की गणना होती थी। पंचांग तो जानते होंगे आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। पंचांग में जिसमें हम ग्रह की स्थिति, मुहूर्त, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण कब होगा, क्या होगा, उसको देखते हैं। बेसिकली हिंदू कैलेंडर। हाँ, हिंदू कैलेंडर अलग हुआ, पर हिंदू कैलेंडर में जो पंचांग है, पंचांग कैलेंडर मान सकते हैं उसको, कैलेंडर उसका एक पार्ट हुआ। ओके। पंचांग में प्रतिदिन के उसकी ग्रह, प्रतिदिन में जिस तिथि, बार, नक्षत्र क्या है, वो नक्षत्र का कौन सा चरण कहाँ है, किस राशि में चंद्रमा है, किस राशि में सारे ग्रह हैं, उनको दिखाता है, उनकी गति दिखाता है, गति किस ग्रह की गति क्या है और उसकी दूरी कितनी है। इन सभी चीजों का वो पंचांग में उसका विवेचन होता है, दिख दिया होता है। और पंचांग के आधार पर हमारे ये पंचांग वर्षों से मतलब सदियों से बनते आए हैं। अब महाभारत काल में तो मैं बोल रहा हूँ, महाभारत काल, उससे भी पहले हमारे बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जो 600 BC 500 BC में भी उन्होंने इस पे वो किया। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें वैदिक काल में इसका जिक्र आता है, 30 श्लोक तो ऋग्वेद में इसके हैं। तो वहां से शुरू हुआ। तो पंचांग में गणना की जाती है ग्रहों के, नक्षत्रों, ग्रहों की गति की। ग्रहों की गति दो प्रकार की होती। अच्छा। एक ग्रह, आपने ये जानते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, चंद्रमा को छोड़ के, है ना। चंद्रमा जैसे पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हाँ जी। सूर्य, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह। अच्छा। ओके। हाँ, पर सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह जो बाकी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, राहु केतु को छोड़कर सूर्य के चारों ओर घूमते। जो सूर्य के चारों ओर घूमने की प्रत्येक ग्रह की, माना हम पृथ्वी का उदाहरण लेते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। अच्छा। रिवोल्यूशन ओके। इसको। ओके। और एक दूसरी गति उसकी होती है जो अपने एक्सिस पे घूमता है, हाँ हाँ, अपने एक्सिस पे घूमता है वो, है ना। तो एक एक्सिस पे उसकी गति, अपने एक्सिस पे, और एक उसका सूर्य की चारों ओर घूमना। राइट। हाँ, ये दो अलग अलग गति है। हाँ। तो ये प्रत्येक ग्रह की ऐसी ही गति होती है। अब जो अपने जो गति है, गति कई बार उल्टी घूमता है। प्लेनेट सीधा घूम रहा है तो उसको हम कहते हैं ये मार्गी चल रहा है। आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं कि
बृहस्पति बकरी हो गया, शनि बकरी हो गया। अब इस इतने दिन तक शनि बकरी रहेंगे, इतने दिन तक शनि मार्गी रहेंगे, ये चीज सुनते हैं। वक्रिय होना कभी कभी सुना है। तो ग्रह के बकरी मीन्स ग्रह अपने एक्सिस पे उल्टा घूम रहा है, तो बकरी वो। जब सीधा घूमेगा तो मार्गी होगा। अच्छा तो उसकी गति की गणना, फिर उसकी दूरी की गणना। ओके। सूर्य से कितनी दूरी, पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, पृथ्वी से कितनी दूरी पे है। क्योंकि पृथ्वी से क्यों ले रहे हैं हम कितनी दूरी पे, क्योंकि मैंने कहा कि ग्रहों का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो जब किसी व्यक्ति पर पड़ती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस पे एक उसके नर्वस सिस्टम में एक छाप पड़ जाती है इन ग्रहों की। जैसे हम आज के जमाने में कंप्यूटर की चिप बनाते हैं ना, वो समझ लो कि चिप बन गई, और वो चिप है कुंडली। अच्छा। जो एक प्रोग्राम बन गया, और वो प्रोग्राम उसको जीवन भर रास्ता बताएगा मुझे कैसे फॉलो करेगा वो, और उसकी लाइफ उसी प्रोग्राम से डिसाइडेड है। अब लोग बोलते हैं कि भाई ग्रह इतने दूर हैं, उनका हम पे इफेक्ट कैसे होगा। जी बिल्कुल, हाँ ऐसा भी कई लोगों का सोचना है। अरे एक सोचता है कि भाई हम यहाँ पे, हमें किसी ग्रह, इतने हजारों किलोमीटर दूर कोई प्लेनेट है, शनि पता नहीं कितनी दूर है, लोगों ने डरा रखा कि भाई हाँ शनि ये कर लेगा, शनि वो कर लेगा, इतनी दूरी पे है और हम यहाँ हैं, तो कैसे हमको प्रभावित कर सकता है। अब आप देखो, चंद्रमा सबसे नजदीक हमारे पृथ्वी के कौन है, चंद्रमा, जो पृथ्वी का उपग्रह। वो आपने देखा होगा, आप यहाँ मुंबई में समुद्र के किनारे रहते हैं, जाते हैं, देखते हैं, हाँ जी बिल्कुल। ज्वार भाटा आता है, हाँ कहते हैं जैसे दो टाइम। शुक्ल पक्ष आता है, चंद्रमा बड़ा होने लगता है, पानी की लहरें ऊपर उठने लगती हैं। हाँ, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन वो और ज्यादा ऊपर उठता है पानी। हाँ लहरें बहुत ऊंची उठ रही हैं। मछुआरों को तब चेतावनी दी जाती है, भाई समुद्र में न जाए, कोई डूब भी सकता है, जहाज भी डूब सकते हैं, उनके नाव में डूब सकते हैं। तो जब चंद्रमा का पानी पर इतना इफेक्ट है उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, कि वो पानी को इतने ऊपर खींच रहा है, तो क्या उसका इफेक्ट हम पे नहीं पड़ रहा हो। सही बात है। तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता, हमारी तंत्र का तंत्र पड़ता, और उस हिसाब से हमारी प्रकृति चेंज होती है, हम उस तरह से व्यवहार करते हैं ना। तो ये सब इस तरह से ग्रहों का प्रभाव होता है। तो सर ये तो हमारी बात हुई कि ओवरऑल ही कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब ओवरऑल हम ये पूरा ताना बाना कैसे बना हुआ है, ये क्या सिस्टम है, हमने इस बारे में एक ब्रीफ में आपने हमें बताया। लेकिन सर अब हम अगर अलग अलग ग्रहों की बात करें किसी भी इंसान के जीवन में, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि यार उसके ऊपर राहु चढ़ गया, उसके ऊपर शनि चढ़ गया, या उसका तो वीनस बहुत अच्छा है, तो सर ये क्या होता है, मतलब हर ग्रह का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है टुवर्ड्स अ पर्सन। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेते हैं, जी जी। तो हम जैसे बोलते हैं कि उसका शनि का प्रभाव में है, तो हो सकता है उसकी शनि की महादशा प्रारंभ हुई होगी। अच्छा। और उसकी शनि की महादशा हुई तो वो 19 साल चलेगी, 19 साल तक वो शनि के प्रभाव में रहेगा। शनि की दशा में उसके अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा का भी आकलन होता है, जिसका हम माइक्रो उसमें लेते हैं, है ना। उसके अलावा हम उसकी गणना उसके सापेक्ष भी करते हैं कि आज, जैसे अभी आज वर्तमान की हम आज जा रहे, आज में ग्रह की स्थिति क्या है, और उस ग्रह की आपकी कुंडली में स्थिति क्या है, उसे कहते हैं गोचर। गोचर, हाँ गोचर भी वर्ड सुनते हैं हम लोग। एक होता है मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति, राइट, जो मैंने कहा कि जिस दिन पैदा हुआ उस दिन के जो ग्रहों की स्टैटिक की स्थिति थी नक्षत्रों के सापेक्ष, वो उसमें रखी गई। राइट, उसको तो हम बदल नहीं रहे, वो वैसी की वैसी है। लेकिन उसके बाद दशाएं बदल रही हैं। आज माना उसकी शनि की महादशा आई है, और शनि की महादशा शुरू हुई है, तो आज वो शनि के प्रभाव में है। अगर वृष लग्न का व्यक्ति है कोई, है ना, तो उसका शनि की महादशा आई और शनि उसका मार्गी है, और शनि माना उसका 10वें भाव में बैठा है। अच्छा, 10वां भाव कर्म का भाव, तो शनि की दशा उसके लिए तो वरदान देने वाली होगी। ओके। क्योंकि शनि उसका भाग्येश भी हुआ और कर्मेश भी हुआ। अच्छा। और
अपने ही घर में बैठा है। अच्छा। अगर वो बलवान है तो वो तो उसको उसके लिए बहुत अच्छी दशा है। तो वो ये नहीं है कि हाँ शनि की दशा खराब है, शनि खराब हो गया। ओ। हर एक का शनि खराब नहीं होता। अच्छा। माना कोई दूसरा व्यक्ति है, हाँ हाँ हाँ। उसके शनि माना उसका वही वृख लग्नी मान ले, हम वृख लग्न का ही व्यक्ति है और उसका शनि छठे भाव में बैठा है। अच्छा। तो छठा भाव हुआ शत्रु का। ओके। तो भाग्येश और राज्य का स्वामी शत्रु भाव में बैठ गया। ओके। तो जो आपका फेवरेबल बंदा था वो आपका दुश्मन मर गया है। हाँ, उससे एक तो अपने जीवन में नौकरी और अपने भाग्य को बलवान करने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा। ओके। और क्योंकि 10वां भाव पिता का भाव भी है, पिता से भी दूरी दूरी रहेगी, उसके पिता के साथ वैचारिक भिन्नता रहेगी। तो इस तरह की विवेचन उनसे क्या प्रॉब्लम्स रहता है या। तो हर अब है राहु का, कोई बोलता है राहु का प्रभाव आ गया, तो राहु की महादशा में भी हो सकता है। ओके। ये वर्तमान में कुंडली में भाई राहु तो सभी की कुंडली में है। जो हमने बचपन में जो उसके पैदा होते समय ग्रहों की स्थिति है वहां पे तो राहु वही है। लेकिन राहु गोचर में कब कहाँ जा रहा है। अब जब गोचर में जहां जाएगा वहां अच्छा और बुरा फल देगा। राहु भी हमेशा बुरा फल नहीं देता। ओके। राहुल फेवरेबल भी होते हैं। राहु पराक्रम को बढ़ाने वाला भी होता है, मेहनत कराने वाला भी होता है अच्छा। और आकस्मिक लाभ देने वाला भी होता है। अच्छा। अचानक लाभ, जैसे किसी के बहुत परेशानियों में आदमी उलझा, उसने एक लॉटरी का टिकट खरीदा और उसकी लॉटरी निकल गई, ओके। है ना। तो राहु ऐसे काम पर राहु लड़वाता भी है। पारिवारिक कलह, आपसी कलह, ग्रस्त भाव में राहु बैठा है जिसका वो तो ग्रस्त ही खराब कर देगा, ओके। है ना। इसीलिए ग्रस्त में राहु है या कौन ग्रह है, मंगल है, तो उसके हिसाब से मैचिंग इसीलिए कराई जाती है। कुंडली हम बोलते हैं कुंडली विवाह में मिलान कराना है कुंडली का। कुंडली का मिलान करने का तात्पर्य यही है अच्छा अच्छा। कि हम उसको ग्रहों के हम ये देखें कि कौन किसके लिए सुटेबल है कि नहीं है। मतलब किसी के ग्रह से किसी के ग्रह को प्रॉब्लम ना हो और उनके रिलेशनशिप को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई ग्रस्त किसी का राहु वहां बैठा तो किस लड़की की कुंडली में उसके काट होने चाहिए। अच्छा। उसकी बराबरी का कोई ग्रह होना चाहिए, नेगेटिव ग्रह जो उसको दबा सके या उसको बराबर बैलेंस। बैलेंस कर सके। राइट राइट। ओके। और सर जैसे मतलब ये तो एक मतलब ये वाली बात हुई। तो जैसे हमने राहु केतु, क्या राहु की आप बात बता रहे हैं इस तरीके से होता है, शनि का भी आप कह रहे हैं कि हमेशा प्रॉब्लमेटिक हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जैसे अगर हम ये कहें कि अब हम बात करते हैं किसी स्पेसिफिक कंडीशन की, जैसे शनि की 7.5, तो वो क्या कंडीशन है, या फिर और ग्रहों की भी ऐसी क्या स्पेसिफिक स्पेशल कंडीशन आती है जब प्रॉब्लम या अच्छा होता है, ये क्या? देखो हर एक ग्रह कहाँ बैठा है, हर एक ग्रह का अपना स्थान होता है। अगर अपनी राशि में कोई ग्रह है वो बलवान होता है, वो पॉजिटिव इफेक्ट देगा। साथ में मित्र के घर में है, राशि में मित्रता भी होती है, आपस में राशियों की मित्रता भी होती है, ग्रहों की शत्रुता भी होती है। मित्र भाव में बैठा है, मित्र ग्रह के साथ है तो अच्छा फल देगा, शत्रु के साथ है तो बुरा फल देगा। तो ये चीजें होती हैं। राहु की महादशा है तो राहु खराब प्रभाव देगा, शनि की महादशा है तो खराब देगा या अच्छा देगा, उसकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कुंडली में शनि कैसा है। अब शनि के 7.5 अलग विषय है, शनि की महादशा अलग है जो 19 साल की बताई मैंने जी। शनि की 7.5 अलग। अच्छा। शनि के 7.5 जब शनि किसी भी राशि में होता है, उस राशि से एक पहले और एक बाद में, अच्छा। मतलब जिस राशि में है उसमें तो है ही, हाँ। उससे एक पहले और एक बाद में, मतलब 3 राशियों को कवर करेगा और इन 3 राशियों में शनि की 7.5 प्रारंभ होगी। अच्छा। ओके। मान लीजिए आज की डेट में, आज जैसे है, आज शनि कुंभ राशि में है ठीक है।
और एक कुंभ राशि में रहेगा 29 मार्च तक, ओके। है ना। तो 29 मार्च तक कुंभ राशि में है, तो यहां पर इस समय शनि की 7.5 मकर राशि में चल रही है, एक पीछे, एक पीछे, हाँ। कुंभ में चल रही है और मीन में चल रही टीवी में चल रही है। ओके ओके ओके, नाइस। है। मकर में तीसरी ढैया है मकर राशि की, कुंभ की दूसरी ढैया चल रही है अच्छा। और मीन की पहली ढैया है। मतलब 2.5 साल के 3 चरण होते हैं। जी जी। और शनि जिस राशि में होता है उसके आगे से लेके पीछे तक उसमें 7.5 साल तक का पीरियड होता है, जिसमें वो 7.5 का प्रभाव दिखाता है। ओके। पर एक समय में 3 में विचरण प्रभाव रहेगा, एक में अंतिम, एक में दूसरी ढैया, एक में तीसरी हाँ, ढैया। मतलब उसकी स्टेजेस अलग अलग होंगी तीनों राशि। अभी 29 मार्च को शनि मीन राशि में आ जाएगी। अच्छा। तो मकर राशि से शनि की 7.5 खत्म। ओके। मकर राशि वाले जो आज तक परेशान थे वो खुश हो जाएं, आज ही खुश हो जाएं कि 29 मार्च के बाद उनका अच्छा समय आ रहा ओके, है ना। ठीक। किसी भी शनि 7.5 जब किसी भी राशि में आता है शनि, पहली ढैया आती है, पहली ढैया परेशानी ही देती। पहली ढैया का प्रभाव सिर पे होता है, अच्छा। तो मानसिक परेशानियां ज़्यादा होती हैं, कार्यों में व्यवधान होता है। तो शनि बोलती, इसीलिए बोलते हैं शनि परेशान कर रहे हैं। जब दूसरी ढैया आती है तो थोड़ा कम हो जाता है इफेक्ट, परंतु फिर भी रहता है काफ़ी हद तक, और वो चेस्ट और पेट के रीजन को प्रभावित करता है। अच्छा। जब तीसरी ढैया आती है, तीसरी ढैया शनि पाँव पे आ जाता है। ओके। तो उस समय शनि ने जितने कष्ट दिए, तुम्हारे कामों में व्यवधान किया, रोग दी, बीमारी दी, परेशानी दी, किसी का मकान न बन रहा हो, परेशान हो कि मुझे मकान बनाना है, मकान खरीदना है, शनि की ढैया आएगी, कितना भी परेशान होगा मकान बना देगा या खरीद लेगा, क्योंकि उसने उस पर कर्ज चढ़ाना है, लोन की गिरफ्त में आ जाएगा, है ना। और वो कर्जा देता रहेगा, है ना, परेशान भी रहेगा, लेकिन मकान बनेगा उसका, है ना। अच्छा, मतलब 7.5 में मकान बन जाता है, ऐसा होता है। वो ये काम भी करेगा वो, ओके। है ना। अच्छा, और तीसरी ढैया में सारे जितने परेशानी दी थी उनका लाभ दे देता। मतलब ये थंब रूल है। हाँ, थंब रूल है। पर जिसका शनि अच्छा है, अच्छा। उसकी राशि में शनि 7.5 जब भी आ रही है उसको तो अच्छा ही फल देगा। ओके ओके। और एक नॉर्मल इंसान के लिए एक जिसकी शनि, अब शनि ग्रह किसी की शनि का माना, शनि अच्छा ग्रह नहीं है उसकी कुंडली में, और अच्छी जगह भी नहीं बैठा हुआ है, नेगेटिव प्लेनेट है। कुंडली में हम नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेनेट भी लेते हैं कि कौन लग्न के आधार पे उनको निर्धारित किया जाता है। माना वृष लग्न है, वृष लग्न वाले के लिए शुक्र, बुध और शनि कारक ग्रह हो गए, उसके पॉजिटिव प्लेनेट हो गए। ओके। तो उसको अगर शनि के 7.5 आ रही है, अगर शनि अच्छे शुभ भाव में बैठा है तो उसके लिए तो लाभदायक है, उसको तो परेशान देगा नहीं। राइट। लेकिन मेष लग्न का व्यक्ति है और उसके रोग भाव में शनि बैठा है, तो उसे तो बीमार कर देगा वो, अच्छा। ओके मानसिक परेशानियां दे देगा, ओके। समझ गए? हर तरह की शनि की 7.5 जब आती है तो आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सारी परेशानियां पैदा करता ओके। है ना। तो सर बेसिकली आपका ये कहना है कि जैसे मान लीजिए किसी नॉर्मल इंसान के ऊपर शरीर की 7.5 आए, तो उसका ये होता है कि पहली ढैया आप कह रहे हैं बहुत डिफिकल्ट होती है, वो थोड़ा सा मैनेज करना रहता है, उस पर थोड़ा सब्र रखें। सेकेंड वाली तक आपको आदत भी पड़ जाएगी, प्लस में आप थोड़ा सा संभाल भी लोगे अपने आप को। और तीसरी भी ये है कि आपका मतलब भला होना शुरू हो जाता है। और शनि किसका भी कितना भी खराब क्यों ना हो, हाँ हाँ। शनि नुकसान तभी देगा जब आदमी का कर्म सही नहीं होगा। ओके, मतलब आप काम अपना करते कर्म की बड़ी महत्ता है। हैं। अच्छा। शनि है दंडाधिकारी, ओके। वो दंड तुरंत देते हैं, अच्छा। निर्णायक होते हैं। तो शनि की दशा अगर किसी के शनि की 7.5 शुरू हुई है, या शनि की दशा है और उसे पता है उसका शनि नेगेटिव है, उसे हमेशा एक तो अपनी जबान पे नियंत्रण रखना चाहिए। अधिकांश क्या होता है, किसी के पास पैसा हो तो गरीब आदमी को देखता है, उसको धुतकारता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है,
मतलब शनि इन चीज़ों से बड़े नाराज होते हैं। अगर आप किसी गरीब आदमी को सता रहे हैं, अगर कभी आप चल रहे हैं, शनि की दशा आपकी है, शनि की साढ़े साती है, आपको कोई भिखारी मिल गया, लूला लंगड़ा मिल गया, और आप वो कर रहे हैं, आपके पास नहीं है, आप मत दो, हाथ जोड़ दो उसे, या बोल दो सॉरी यार मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे दुत्कार, कोई होते हैं ना, देना भी नहीं है और गाली भी दे देना, तालीम दे दी, हाँ, तो शनि उसको तकलीफ नुकसान देगा फिर, अच्छा, ओके, है ना। ओके, तो हमेशा शनि की दशा में मुलजिमों की, जो गरीब वंचित और रोगी हैं, कुष्ठ रोगी हैं या अपाहिज हैं, उनकी अगर आप सेवा करते हैं तो शनि प्रसन्न होकर के आपको अच्छा लाभ देना शुरू कर दे। अच्छा, ओके, मतलब अपने कर्म सुधार लो, अच्छे इंसान बन जाओ, झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी ओके, है, दूसरे को नहीं सताना, ये सारे काम अगर कोई करता है तो उसको शनि कभी परेशान नहीं करते। ओके, ठीक है। तो ये तो हुई शनि की बात। बाकी सर इसकी वैसे कोई रेमेडी है शनि मतलब उस टाइम पे नॉर्मल किसी इंसान को क्या करना चाहिए आप देखो, उसमें अपार्ट फ्रॉम कर्मा? हाँ, अपार्ट फ्रॉम कर्मा, देखो सबसे पहले तो मुख्य चीज है कर्म सुधार लो, पूजा पाठ करो, भगवान का ध्यान करो, शिव जी का ध्यान करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। जी, उसके अलावा एक ये है कि जब शनि की साढ़े साती आती है तो उसके लिए आपको घोड़े की नाल अगर मिल जाए, आप उसका छल्ला बनाकर बाएं हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लो, अच्छा, ओके, तो वो शनि को, साढ़े साती को शांत कर लेता है। अच्छा, उसके अलावा शनि अगर आपका कारक ग्रह है कुंडली का, तो शनि की साढ़े साती में आप नीलम पहनेंगे तो आपकी वारी नारी कर देगा। अच्छा, अगर वो कारक है तो, कारक नहीं है तब नहीं। तब नहीं बनेंगे, ओके, ठीक है, ओके। सर एक ना कंडीशन होती है जिसका नाम है, शायद बहुत लोगों को पता होता है, इनफैक्ट दो कंडीशन होती है, एक बहुत कॉमन लोग बोलते हैं, ऐसे सुनने में आता है, एक तो मांगलिक होना और दूसरा काल सर्पयोग होना। ये क्या चीज होती है? देखो, काल सर्पयोग तो सामान्य कुंडली में देखा जाता है, मांगलिक को तो विवाह के लिए कंसिडर किया जाता है, मांगलिक उनको। अच्छा, काल सर्पयोग कुंडली में किसी भी उसके लिए, उसके पढ़ाई में, उसके नौकरी में, हर चीज में कंसिडर किया जाता है। अच्छा, काल सर्प दोष तब कहाँ बनता है जब किसी कुंडली में राहु और केतु सारे ग्रहों को कवर कर लें। माने यहां लग्न से शुरू होता है तो यहां से राहु ने, यहां राहु बैठा और इधर केतु बैठा है, एक ही तरफ सारे ग्रह हैं। अच्छा, मतलब सी में हाँ, कवर कर लिया एक तरीके से। एक ही तरफ चार ग्रह है, चाहे इस तरफ है चाहे इस तरफ। अच्छा, एक हाफ कर्व बना दिया उन्होंने। लात है बना दी, तो ये एक तरफ जब हो जाते हैं तो उसे काल सर्पयोग कहते हैं। अच्छा, पर कई बार ऐसा होता है कि कुंडली की, मान राहु के साथ ग्रह की युति है, केतु के साथ भी ग्रहों की युति है, दो ग्रह केतु के साथ बैठे हैं, एक ग्रह राहु के साथ बैठा। अब लोग बिना कैलकुलेट किए उसे बोल देते हैं कि काल सर्पयोग है, अच्छा, क्योंकि अगर अंशों में हाँ, राहु की आगे है और राहु से आगे दूसरे ग्रह आ रहे हैं अंशों में, ओके, माना लग्न में राहु है, नीचे केतु है, और लग्न के बाद इधर कोई ग्रह नहीं है, इधर ही ग्रह है, तो काल सर्पयोग हो गया। लेकिन अगर हमने देखा कि राहु के साथ वहां पे बृहस्पति भी था या कोई दूसरा ग्रह था, राहु 4 डिग्री पे है और दूसरा ग्रह है वो 16 डिग्री पे है लग्न से आगे, अच्छा, है ना, तो वो काल सर्पयोग भंग हो जाता है अच्छा, ओके, है ना। कईयों की कुंडली में मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि जी काल सर्पयोग है, मैंने इतनी बार इसका उपाय कर लिया, फलाना कर लिया है। हम देखते हैं कुंडली में, हम काल सर्पयोग तो है नहीं भाई, तुम किस बात का उपाय कर रहे हो, तुम्हारी कुंडली में प्रॉब्लम कुछ और है, तुम कर कुछ और रहे हो, ओके, है ना। ओके, तो काल सर्प तो ये हुआ, और हर स्थान पे काल सर्प का वो बदल जाता है प्रकृति। लग्न में है से शुरू हो रहा है तो अलग होगी, धन भाव से है तो अलग होगी, हर भाव से उसका बदल जाएगा। अब काल सर्पयोग किसी का तो वही बहुत अच्छा भी होता है, कर्म स्थान में है या भाग्य स्थान में है या शुभ स्थान में, कहीं शुभ ग्रह के साथ
बात है तो कई लोगों को तो आकस्मिक लाभ मिले हैं ऐसे उसमें। हाँ, मतलब इवन पॉलिटिकल लोगों को बड़ी बड़ी पदों पर कुर्सियां मिली हैं उस दौरान। हाँ, सुना है कि इंदिरा गांधी जी का भी खाल सर्पयोग था। हाँ, तो ऐसे, क्योंकि अब उनकी कुंडली मैंने देखी नहीं है, पर हैं ऐसे कई लोग जिनके काल सर्पयुक्त थे और उन्होंने उस दौरान अच्छे मतलब महत्वपूर्ण पदों को हासिल किया। ओके। तो ये है। लेकिन मांगलिक जहां तक आता है, मांगलिक हम जब कुंडली का मिलान करते हैं शादी के लिए, विवाह के लिए, अब लोग बोलते हैं कि हमारा बच्चा मांगलिक है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। अब बचपन में कुंडली बनी है, उस समय उसने ये एक महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट चीज नहीं थी उस समय, तो उस समय कोई बताएगा नहीं कि मांगलिक है। मांगलिक तो तब आएगा जब आप उस कुंडली को शादी के लिए देंगे, अच्छा, ओके ओके। तो वो देखेंगे, वो बोलेंगे भाई ये मांगलिक है। अब मांगलिक का भी क्या होता है, जब लग्न मंगल के प्रभाव, ऐसे नहीं कि मंगल से मांगलिक है। अक्सर हमारे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उनमें आप निकालोगे तो मंगल से मांगलिक दिखाएगा, बाकी सबको नॉन मांगलिक बताएगा, जी जी। है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जैसा फिट करोगे वैसे ही आता है। तो अधिकांश में सभी में लगभग ऐसे ही दिखा है। तो लग्न में अगर मंगल है, या 12वें भाव में मंगल है, या चौथे भाव में मंगल है, या 7वें भाव में मंगल है, या 8वें भाव में मंगल है, तो मांगलिक हो, ओके, है ना। तभी मांगलिक। अच्छा, लड़का है या लड़की, ओके। एक तो ये लग्न कुंडली से हो। लड़की का मंगल चंद्र कुंडली से देखा जाता है। अच्छा। चंद्र कुंडली से चंद्रमा जहां पे है उसको लग्न मान करके, चंद्र लग्न से वही पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां में मंगल है या नहीं। लड़के का शुक्र कुंडली से देखा जाता है, शुक्र को लग्न मान करके ये लग्न में चौथे में, 7वें, 8वें, 12वें मंगल है कि नहीं, तो मांगलिक हुआ। लेकिन अगर मंगल नहीं है तो इसका मतलब एक का मंगल है एक का नहीं है, तो वहां पर यह देखा जाता है कि मांगलिक का मतलब यह है कि इन स्थानों पे मंगल या अन्य कोई पाप ग्रह, अन्य कोई पाप ग्रह। अब पाप ग्रह में कौन आते हैं? कौन आते हैं? सूर्य, ओके। राहु, शनि, अच्छा। केतु, ये पाप ग्रहों में आए। अच्छा। तो सूर्य, शनि, राहु, केतु अगर मंगल के स्थान पे है, मंगल नहीं है, ये ग्रह है उन स्थानों पे, तो वो भी उतना ही मांगलिक बना देते हैं। ओके। समझ? तो मांगलिक का मतलब ये हुआ कि कोई भी पाप ग्रह लग्न से मंगल सहित कोई भी पाप ग्रह लग्न में, चौथे में, 7वें, 8वें या 12वें में है तो वो मांगलिक होता। अब मांगलिक का तात्पर्य क्या होता है? अगर कोई लड़की मांगलिक है तो उसका मतलब है पतिहंता। ओके। पतिहंता मीन पति के लिए मारक है। ओके। तो इसमें क्या होगा, अगर किसी लड़के से उसकी नॉन मांगलिक से उसकी शादी हुई तो पति की डेथ हो सकती है। ओके। पर ये जरूरी नहीं डेथ हो। ओके। भाई अगर उसका लाइफ स्पान अच्छा है, कुंडली में उसका जीवन अच्छा है, तो केवल शादी होने से मर थोड़ी जाएगा। जी। पर उसमें क्या होगा, उसका इफेक्ट ये है कि उसका ग्रस्त मर जाएगा, ग्रस्त के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तलाक होने की संभावना रहेगी, या पति बीमार होगा। तो समझ? तो इसलिए मांगलिक को मांगलिक से ही विवाह करना उचित होता है। तो सारी चीजें मतलब आपस में केमिस्ट्री अच्छी रहती है। ओके। केवल मांगलिक ही नहीं है, हर चीज, दूसरी चीजें भी देखी जाती हैं शादी ब्याह में। इसमें 8 चीजें हैं जो जिनके आधार पे हम कुंडली मिलान करते हैं। 36 गुण होगा, है ना। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक मांगलिक दोष तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो 8 हैं उनमें से नाड़ी दोष और राशि मैत्री और भकूट दोष, है ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। भकौट क्या होता है सर? ये पहली बार सुना। भकूट दोष ऐसा होता है, राशि मतलब राशि अपनी राशि से, जैसे 2 और 12, 2 और 12। हाँ, अच्छा। 6 और 8,
षडाष्टक योग बोलते हैं, इस तरह 6 8 इस तरह से 6 कोई, एक का 6ठे में चंद्रमा है, एक का 8ठे में चंद्रमा, 6ठी 8ठी राशि है या दूसरी 12वीं राशि है। तो ये जो योग है ये उसको भकूड़ दोष बनाते हैं। और भकूड़ दोष में क्या होता है, आपसी मित्रता नहीं रहती, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, सामंजस्य नहीं होता। तो लेकिन अगर राशि स्वामी मित्र है, दोष है, भकूड़ दोष है, परंतु राशि स्वामी मित्र है, उनमें मित्रता है, तो भकूड़ दोष समाप्त हो जाते, तब उसका कोई मायने नहीं रहता, होने के बाद भी कोई मायने नहीं रहता। और नेक्स्ट नाड़ी दोष में, हाँ, नाड़ी दोष क्या होता है सर? नाड़ी दोष 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। अच्छा, आदि, अंत नाड़ी, मतलब इन 3 नाड़ियों में नाड़ी जब एक जैसी होती है, लड़का और लड़की एक ही नाड़ी हो, तो नाड़ी दोष कहलाता। अच्छा, सेम नहीं होना चाहिए। सेम नाड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब सेम नाड़ी होने से क्या फर्क पड़ता है? सेम नाड़ी होने से, आपने एक मेडिकल में एक चीज देखी सुनी होगी, RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर क्लैश कर गया माँ का और अपने उसके फेटस का, बच्चे का, या पिता के और उसकी वजह से RH फैक्टर से, तो वो क्या करता है, भ्रूण जो पैदा होता है, बच्चा पैदा है, उसमें इतनी एंटीबॉडीज बन जाती हैं कि बच्चे को ही नष्ट कर देते हैं। ओ, गर्भ में ही हानि हो जाती है उससे। ओ, तो वो नाड़ी दोष के कारण होता है। RH फैक्टर मतलब संतान बाधा या संतान होने में दिक्कत, अच्छा, है ना। तो नाड़ी दोष देखना बहुत जरूरी होता है कुंडली में। और उसमें अगर नाड़ी दोष है और विवाह करना है, ये लड़की पसंद है भाई विवाह करना, तो उसमें लड़का और लड़की का संतान भाव देखना चाहिए। अगर संतान भाव बलवान है, संतान भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है दोनों की कुंडली में, तो तब कोई दिक्कत है। ओके, अच्छा। तो सर, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो इनकी रेमेडीज क्या होती हैं? अगर मान लीजिए किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम आई जाए, जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा इंटरकास्ट लव मैरिजेस होती हैं, तो इस टाइप के लोग क्या करें फिर अगर उनकी शादी में ऐसी प्रॉब्लम आए तो? देखो जी, शादी में जब हम ये देखते हैं, जैसे माना किसी की कुंडली है, मांगलिक दोष है उसमें, और देखा उसमें वास्तव मांगलिक दोष है या नहीं है, जी, तो उसमें अगर है और उस कारण से प्रॉब्लम आ रही है, तो उस समय तात्कालिक जो ग्रहों की स्थिति है उसका उपाय किया जाता है। वैसे तो लोग जैसे हैं भाई मांगलिक है बोलते हैं भाई, जो मांगलिक, माना लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो लड़की का घट विवाह करा लो या विष्णु विवाह करा लो। ओके, ऐसा देखा होगा आपने। हाँ, वो कि पेड़ से भी शादी लड़की करवा देते हैं। शादी करा ली और फिर घड़े से शादी करी, फिर उसको फोड़ दिया, लड़की को विधवा वो कर लिया, ये मान लिया कि भाई ये हो गया काम, और फिर तब उस लड़के से शादी करो। ये चीजें हैं, पर ये इफेक्टिव नहीं है नहीं, मेरे देखने में, ओके ओके, अच्छा, है ना। आप ये भी कह रहे हैं कि ऐसा जो लोग करते हैं वो सही नहीं है? हाँ, देखो जी, आप जो चीज जब आपने ग्रह उसके साथ, वो शादी ऐसी आदमी से थोड़ी हुई है, उसकी जो वो ग्रह गुण कट जाएगा उसके, मुझे नहीं लगता कि वो कटता है। वो जब तक शादी नहीं हुई तब तक वो प्रभाव नहीं होता। आप ये देखेंगे, अगर कोई दो है, आपने देखा होगा कोई लड़का लड़की प्यार से रहते हैं, आपस में रहते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, एक दूसरे को मरने जीने के रहते हैं, 10 साल तक साथ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी हो गई और शादी के 2 महीने में एक दूसरे के दुश्मन हो गए, हाँ, ऐसा बहुत होता है, वो होता ही है। तो भाई ऐसा क्या परिवर्तन आ गया उसमें? तो मेरा मानना ये, जब तक शादी न हो तब तक वो चीज प्रभावी नहीं होती, अच्छा, है ना। तो इसी तरह से मांगलिक प्रभावी वो तभी प्रभावी होगा, और उसके लिए ग्रह को, ग्रह की स्थिति के आधार पर उस ग्रह का, जैसे मंगल है किसी का, या कोई मार्केस है ग्रह,
कोई भी है पति के लिए खराब है तो पति भाव को बलवान कर लो, अच्छा, है ना। उस भाव को कमजोर कर लो, उस भाव को पति भाव को बलवान कर लो, शुभ भाव को बलवान कर लो तो वो लाभ होगा। तो उसके लिए हम जेम थेरेपी या जो कुछ और उपाय कर सकते हैं। हमारे यहाँ 3 तरह के उपाय होते हैं, अच्छा, यंत्र, मंत्र और तंत्र, ओके, है ना? मंत्र, यंत्र और तंत्र, है ना। मंत्र क्या, वो हम मंत्रों के द्वारा ठीक है, बोलते हैं कि मंत्र का जप करो, पूजा पाठ करो, है ना। हाँ बोलते हैं कि मंत्र करो, हाँ, उसका उपाय, वो उसका उपाय हो जाता। दूसरा यंत्र, यंत्र आपने देखा होगा कुछ लोग तावीज बनाते हैं, कुछ तरह के विभिन्न तरह के यंत्र बनाते हैं, जैसे पूजा पाठ में बनाते हैं, लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, फलाना यंत्र, लाना, ऐसे कई यंत्र हैं। हनुमान जी का यंत्र बनाते हैं, कई यंत्र हैं। उस तरह से यंत्र में और चीजें क्या आती हैं, जेम थेरेपी आज के समय में, अच्छा, जेम थेरेपी, ओके, जेम रत्नों का उपयोग। अब रत्न को हमने जड़ा, एक अंगूठी बनाई, वो यंत्र हो गया। अच्छा, यंत्र माने हथियार, हथियार, हाँ मशीन हो गई आपके लिए, सुविधा के लिए एक काम हो गया। तो वो जो हमने वो आज के कलयुग में जेम थेरेपी सबसे ज्यादा कारगर है। अच्छा, ओके, जेम थेरेपी इसलिए कारगर है क्योंकि भाई मंत्रों के लिए करने के लिए आपको समय भी चाहिए, उतनी सात्विकता भी चाहिए, और नियम के आधार पे आपको काम करना है। सही बात, आजकल नहीं कर सकता, बहुत कम लोग हैं जो उस नियम का पालन कर सकते हैं। यंत्र, आपने रत्न धारण किया और आपको किसी कोई विशेष एक्स्ट्रा एफर्ट भी, एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, ना आपको ज़्यादा पूजा पाठ में समय देना, थोड़ी बहुत कर लो जितना कर सकते हो, ना नियम धर्म का पालन करने की जरूरत है, और आप जितना कर सकते हो उतना कर। मतलब एक आदमी निश्चिंत होता है कि हाँ भाई ठीक है मैंने कर लिया, तो आसान उपाय है, सबसे यही है और इफेक्टिव है। सर जब ये मैं एक बात जानना चाहती थी, जैसे आजकल हाँ ऑफ कोर्स बहुत लोग बहुत पत्थर वगैरह पहनते हैं, जेम स्टोन्स पहनते हैं। सर जेम स्टोन्स हम लोगों की लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है? लाइक जैसे मैंने अगर एक मान लीजिए कोई स्टोन पहना है, कोई जेम पहना है, तो वो मतलब उसका क्या हो रहा है कि वो सामने वाले को अफेक्ट कर रहा है, या तो वो बाहर से आपको इफेक्ट कर रहा है सामने वाले को, या वो अंदर से मुझे हील कर रहा है? मतलब ये कैसे वर्क करता है मैकेनिज्म? देखो, कोई भी रत्न है, जब ये ऊर्जा प्रदान करते हैं, अच्छा, ऊर्जा 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। किसी ग्रह की दशा है और वो ग्रह खराब है, नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है आपको, तो आपको उसके नेगेटिव इफेक्ट आ रहे हैं। अब उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है, माना आपको शनि कुंडली का कारक ग्रह है, लेकिन शनि कम अंशों पे है, बाल अवस्था में है, बहुत राशि में आपकी 2-3 अंशों पे आया, तो वो आपको प्रभाव लाभ नहीं दे पा रहा। अच्छा, तो आपने नीलम धारण कर लिया, ओके, तो नीलम क्या करेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा, अच्छा, आपको देगा वो एनर्जी पॉजिटिव। ओके, आपकी शनि जो आपके मुख्य रूप से शनि की जब दशा आती है, शनि 3 प्रॉब्लम जरूर करता है, वात, पित्त और स्नायु विकार। कितना भी अच्छा शनि की दशा क्यों ना हो, परंतु वात, पित्त और स्नायु विकार जरूर करेगा। वात माने गैस, पित्त माने एसिडिटी, और स्नायु मीन्स नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, नसों, ओके, उसमें डिप्रेशन भी आ गया, सब चीजें आ गई, नसों में साइटिका आ गया, स्पॉन्डिलाइटिस आ गया, स्लीप डिस्क आ गई, सभी चीजें आ गई उसे, मतलब फिजिकली कोई इम्पोर्टेंट पार्ट आपका। ये प्रॉब्लम करेगा। आपने नीलम पहना तो वो आपको इन आपके इन्हीं तंत्रों को में पॉजिटिव एनर्जी देगा। ओके, उनको ताकत देगा। हाँ, सबसे पहले तो आपके मस्तिष्क को चेंज करेगा, आपकी सोचने की स्थिति को चेंज करेगा। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। राइट, हमेशा इसलिए कहते हैं कितनी भी समस्या हो, कितनी भी परेशानी हो, अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही आपके पास आती है। लेकिन अगर जब आपने उसका उपाय किया है तो वो तो आपकी जबरदस्ती पॉजिटिव एनर्जी डालेगा, आपका आपके मस्तिष्क को चेंज करेगा ही करेगा, राइट, है ना। हर एक
ग्रह के लिए हर एक रत्न बना हुआ है, हर रत्न का अपना कॉम्बिनेशन उस ग्रह के अनुकूल होता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है। Okay. और जब सनरेज किसी स्टोन पे पड़ती हैं, ये उंगलियों में इसीलिए पहना जाता है कि डायरेक्ट सनरेज है। अच्छा। तो सनरेज हमारा वो स्टोन केवल बाकी सब रेज को रिफ्लेक्ट कर लेगा, केवल उस एनर्जी को, सूर्य की उस किरणों को, उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा जो तुम्हें जरूरत है। जरूरी है। अब वो ऊर्जा तब सूर्य के द्वारा आप में संचरित होती है। तो ये रत्न इस तरह से कार्य करता है। Okay. तो बेसिकली मतलब आप जो ये कह रहे हैं कि रत्न जो हम पहनते हैं, तो अगर हम कैसी भी प्रॉब्लम हो उसमें अगर हम रत्न पहने, सही रत्न पहने, तो हमारा मतलब क्योर हो जाता है। तो सर आप ये भी बताइए कि सही रत्न की परिभाषा क्या है? मतलब क्योंकि आजकल आपको पता है, देखो, और स्पेशली शहरों में भी कैसा होता है कि एक तो रेट्स का बहुत फर्क रहता है, लोग बहुत महंगा सस्ता भी होता है। दूसरा आजकल देख रहे हैं कि ना सर एक नई टर्म डेवलप हुई, इसका नाम है लैब ग्रोन। तो सर ये कैसे होता है? दरअसल ऐसा है, रत्न जो है मुख्य रूप से तो नेचुरल जो स्टोन है हाँ जी। वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और लैब ग्रोन जो स्टोन है उनमें केवल 2 ही रत्न ऐसे हैं जो प्रभाव दिखाते हैं मेरी दृष्टि में। एक तो मोती, पर्ल। मोती मैक्सिमम जो पर्ल है आपको वो लैब ग्रोन मिलता है। अच्छा, ओके। हाँ, पर्ल, मोती। और मोती को, लेकिन मोती को उसी प्रोसेस से बनाया जाता है लैब में जिस प्रोसेस से वो सीप पे बनता है, अच्छा, और वही केमिकल इस्तेमाल होता है। ओके ओके, तो इसलिए वो पूरी तरह से इफेक्टिव है ठीक। लैब ग्रोन पर्ल। लैब ग्रोन पर्ल शेप में भी ठीक होता है। आपका शेप में जो बना जो नेचुरल पर्ल है वो टेढ़ा मेढ़ा हाँ, वो होता है। काफी, हाँ, है ना? हाँ जी, वो होता है। तो उसमें फर्क होता है। तो नेचुरल वो पर्ल इफेक्टिव होता है। उसके अलावा डायमंड जो आप आज बनने लगे हैं लैब ग्रोन, बाकी तो इमिटेशंस बन रहे हैं, हाँ जी, और इमिटेशंस इफेक्टिव नहीं होते। ओके, वो कांच ही होता है एक तरीके का। हाँ, कांच होते हैं या प्लास्टिक है, या इस तरह से बना रहे हैं लोग। हाँ, रत्न के बजाय अगर रत्न कोई आदमी है वो रत्न पे पैसा खर्च नहीं कर सकता तो उपरत्न का इस्तेमाल कर सकता है। ओके, उपरत्न, हर एक रत्न के उपरत्न होते हैं। जैसे नीलम, उसका उपरत्न है नीली है, एमेथिस्ट है, ये लाजवर्थ है। तो इनका उपयोग कर सकता है आदमी। वो भले ही वो प्रभाव देने में थोड़ा धीमे रहेंगे, लेकिन वो प्रभाव देंगे, और नुकसान भी नहीं कर। नुकसान भी नहीं करेंगे। तो बाकी तो आजकल हर चीज़ का मार्केटिंग है, बाजार लोगों ने बना रखा है। लोग नकली चीज़ भी लाखों में ले लेते हैं, और असली चीज़ क्योंकि पहचान होती नहीं है ना, तो वो बेचने के ऊपर है, बेचने वाले ने कैसे मार्केटिंग करी और खरीदने वाले ने उसने दे दिया, है ना। तो वो इफेक्ट नहीं होता, और उस वजह से तब लोग बोलते हैं कि भाई मैंने पहना, उसे तो ये लगता है कि मैंने पहना हुआ है, वो तो मैंने पहना यार और मुझे कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा इसका, है ना। लेकिन अगर ओरिजिनल रत्न है तो वो जरूर इफेक्ट देता। ओके, ये बहुत अच्छा। सर एक कभी सुना था ऐसा कि कुछ नवमांश करके कुछ होता है क्या? देखो, कुंडली, नवमांश कुंडली उक्ति। अच्छा, वो क्या होता है सर? देखो, कुंडली जब हम बनाते हैं, किसी बच्चे की कुंडली बनाते हैं, सबसे मुख्य होती है लग्न कुंडली, जिसको हम पहले बनाते हैं। जब कुंडली बनाते हैं, कुंडली बनाने में हमने समय देखा, टाइम क्या है, ईस्ट काल निकाला है, ईस्ट काल निकालने पे लग्न निर्धारित किया। लग्न निर्धारण के बाद हमने उस दिन के ग्रहों की जो पंचांग में है उस ग्रहों को का शोधन किया, कहने का मतलब उस समय के अनुसार उनकी गणना की और उनको कुंडली में रख दिया। तो जो हमने, अगर हमने सुबह, बच्चे का जन्म हुआ 11 बजे और हमने पंचांग में सुबह के ग्रह होते हैं उसमें दिए हुए, सुबह के ग्रह हमने एज इट इज रख दिए। चंद्रमा का शोधन किया, चंद्रमा रखा, चंद्रमा जरूरी क्योंकि राशि देखनी, लग्न के बाद चंद्रमा का शोधन, और हमने रखा, बाकी ग्रहों को हमने ऐसे रख दिया। तो ये हो गई हमारी लग्न कुंडली। उसके बाद दूसरी कुंडली जिसमें मैंने कहा कि हम ग्रहों को
सुबह का जन्म एक सुबह ग्रह रखे पंचांग में, हमने उनको देखा और बच्चा 12 बजे का पैदा हो रखा, हमने उस समय 12 बजे के आधार पे उन ग्रहों का शोधन करके कैलकुलेट करके तब रखा, तो वो चलित कुंडली हो गई। अच्छा, लग्न कुंडली के बाद चलित कुंडली। ठीक है। उसके बाद चंद्र की स्थिति से अगर हम चंद्र को लग्न मानते हैं तो चंद्र कुंडली हो गई। जनरली हमें कुंडली में लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और चलित कुंडली ये रखते हैं। और एक नवमांस, नवमांस कुंडली में बनाई जाती है। हर कोई उसको 9 भाग जो होते हैं, 9 भाग करके हर एक एक उसके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से उसको वहां पे रखा जाता है, उसे नवमांस कुंडली कहते हैं। नवमांस कुंडली का ये महत्व होता है कि जब कोई हम किसी चीज में विशेषकर किसी की हमने भविष्य फल देखना है या उसके सारे के बारे में जानना है, तो उसके लिए हम इन चीजों का विशेष वो करते हैं, नवमांस को देखते हैं। नवमांस तब देखा जाता है जब जन्म कुंडली, लग्न कुंडली जो है उसमें हमें कोई निर्णय प्राप्त नहीं हो रहा है, अच्छा, उसमें हमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, तो हम नवमांस में जाएंगे। अच्छा, नवमांस में कोई ग्रह जो यहाँ है वो वहां भी बलवान है, तो उसका इफेक्ट और अच्छा हो जाता है, कि इसलिए नवमांस की गणना नवमांस कुंडली को देखना होता है। तो मतलब सर आप ही कह रहे हैं कि नवमांश कोई स्पेशल कंडीशन में देखा जाएगा, नॉर्मली नहीं देखा जाता, जरूरत नहीं है। जनरली तो पूरा 75% तो लग्न कुंडली से होता है अच्छा, और दशाओं से। ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ दिक्कत आती है, तब कई चीजें हैं उसमें, नवमांस कुंडली भी है, दशमांश भी है, दृष्काण है, होरा है, कई हैं। ओके तो हर को फिर अलग अलग उसके लिए वो किया जाता है। सर, जैसे हमने मंत्र की बात कर ली और यंत्र की बात कर ली, तंत्र से आपका क्या मतलब है? तंत्र का मतलब है टेक्निक, ओके, है ना। अब तुमने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया, अच्छा, परंतु यहाँ पर जो है हमारे ज्योतिष में तंत्र का मतलब तांत्रिक उससे उपायों से किया जाता है। अच्छा। तो सर ये रियल में होते हैं? हाँ, तांत्रिक उपाय करते हैं लोग। आप करते हैं? आप नहीं नहीं, नॉलेज है इसकी? कोई भी सात्विक व्यक्ति, हम्म, कोई भी सात्विक धर्माचार्य, ज्योतिषाचार्य या कर्मकांडी विद्वान तंत्र का उपयोग नहीं करता। अच्छा, ओके, तंत्र का उपयोग हमारे ज्योतिष में, हमारे पुराणों में है, लेकिन उसका उपयोग इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका लोग दुरुपयोग करते हैं, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो इसलिए बहुत कम लोग उसको सीखते हैं, और उस सीखने की विद्या बड़ी टफ होती है, और उस टफ विद्या से निकलना बहुत भारी होता है, तो इसलिए बहुत कम लोग ही उसको करते हैं, और जो करते हैं तो उनके पास होता होगा। और सर दूसरा फिर ये भी है ना कि शायद ये एक पर्सनल इंटरेस्ट वाली भी बात है कि आपको उस पर्टिकुलर स्फेयर में कितनी इंटरेस्ट आ रहा है आपको। हाँ देखो, एक चीज है, तंत्र का उपयोग वही कर सकता है जो ग्रस्त में न हो। अच्छा सर, जैसे कई लोग ऐसा करते हैं कि दिखाते भी हैं कि हम मतलब वी हैव अ नॉर्मल फैमिली, मतलब पूरी फैमिली है, बच्चा बच्चा सब कुछ है, मतलब नॉर्मल ग्रस्त लोग हैं, वो भी तंत्र करते हैं, मैंने देखा है ऐसा। तो ना ना, वो तंत्र नहीं है, अच्छा, वो टोटके हैं। ओके, जो लोग करते हैं वो कुछ टोटके वगैरह अलग चीज हुई, तंत्र विद्या अलग अच्छा, है ना। तंत्र अलग है, टोटले अलग है। टोटके तो वो लोग करते हैं, कई तरह के टोटके, वो अलग चीज है। पर तंत्र जो करेगा, उसका जो तंत्र का वो प्रभावी होगा, वो तो प्रभाव वो दिखाएगा ही अपना, अगर उसने किया। अच्छा, टोटके तो ये छोटी मोटी उन चीजों के लिए किए जाते हैं, नेगेटिव। देखो, हम हर एक व्यक्ति का अपना ऑरा होता है। हाँ जी, कई बार आपने भी देखा होगा, आपका बहुत अच्छा मित्र है, कोई बहुत अच्छा है, जो भी है, हजारों में कोई एक ऐसा है जो जब भी आपसे मिलता है आपकी तारीफ कर लेगा, तो आपको परेशानी पैदा हो जाएगी, हाँ ऐसा होता है, है। बिल्कुल होता है, और आपका बहुत अच्छा या रिश्तेदार है जो हाँ ऐसा है, होता है, कोई कितना भी खराब है जिससे आप चिढ़ रहे हैं, वो आपके पास आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं आती है।
कोई आदमी आप सड़क पे चल रहे हैं, उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन आपने उसको देख करके और आपका मन कर रहा कि यार इसको 2 गाली दे दो, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं। जी जी। है? जबकि आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो सोचते भी यार क्यों, क्या उसका नेगेटिव ऑरा, वो नेगेटिव ऑरा में नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित कर रही है। ओके। तो वही जब कोई व्यक्ति आपका है, किसी का इतना नेगेटिव ऑरा, तो उसने आपकी तारीफ कर ली, पता चला आप दूसरे दिन बीमार हो गए, हम्म। उसे कहते हैं लोग, उसको कहते हैं नजर लग गई। जी जी जी। तो उसके लिए लोग टोटके करते हैं, और ज्योतिष में टोटकों का भी उपाय होता है दिया हुआ, अच्छा। है ना। तो वही चीजें। ओके सर, हमारे एक चीज़ मुझे और पूछनी है। ये मतलब वैसे अब तो बहुत कम होता है, लेकिन कभी 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 किसी किसी केस में कैसा होता है कि कई बार लोगों के पास अपना सही जन्म स्थान या जन्मदिन नहीं होता, क्योंकि कई बार पुराने जो लोग होते हैं उन लोगों ने तो नहीं रखा होता है। दूसरा, आजकल भी कई लोगों के पास आपको ये पता होगा मतलब जन्मदिन कौन सा है और जन्म का जगह कौन सी है, लेकिन शायद कभी वो सही समय मिस आउट कर जाएंगे, और मे बी ड्यू टू सम कंडीशंस, और मे बी जैसे कोई विलेज वगैरह में भी लोग अगर डिलीवरीज वगैरह कराते हैं तो वो समय नहीं नोट कर पाते। उस कंडीशन में सर देखना पॉसिबल हो पाता है किसी का? पॉसिबल हो जाता है अच्छा। अगर किसी को दिन पता है, समय एक्यूरेट पता ना हो, स्थान पता है। स्थान पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्थान से समय के पे फर्क पड़ता है। अच्छा, ओके, हाँ, बिकॉज वो समय अलग अलग हो जाता है। क्योंकि लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम अलग होता है, अलग अलग हो जाता है। तो उस वजह से फर्क तो पड़ता ही है। पर अगर किसी के पास मतलब उसे अपनी तारीख पता है सही, अब बोलता है जी मेरा टाइम है, घर वाले बोल रहे थे कि 4 से 5 बजे के बीच हुआ था, हाँ, या सुबह हुआ था। हाँ सुबह हुआ था, उस समय लोग खड़े उठ रहे थे, पहले तो यही होता था। हाँ जी, हाँ जी, एक्चुअली में सही बात ये शाम का समय है, उस समय जानवर घर आ रहे थे, लोगों के पालतू जानवर जो जंगल में छोड़े थे वो घर आ रहे थे उस समय का, क्या तो उसका अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जब उस आधार पर कुंडली तो बना दी, लग्न निर्धारित कर दिया, पर उस लग्न की सत्यता जानने के लिए उसकी पर्सनैलिटी देखनी पड़ती है। अच्छा, ओके, और वो लग्न अगर उसकी पर्सनैलिटी से नहीं मिलता तो आगे पीछे उसको किया जा सकता एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट। है। ओके, तो उन केसेस में भी लगभग एक्यूरेसी मिल जाती है। एक्यूरेसी आ जाता है। ओके, लेकिन जन्म का स्थान और डेट पता होना जरूरी है। हाँ, उसके लिए उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति है, अनजान कोई व्यक्ति है, उसके पास अपना डिटेल कुछ नहीं है और उसके पास कोई प्रश्न है, वो जानना चाह रहा है, तो जैसे आप है, माना आपके मन में इस समय कोई प्रश्न आया और आपके पास अपनी डिटेल कुछ पता नहीं, आपने कहा मेरी ये समस्या है, तो उस समय की जिस समय आप प्रश्न पूछ रहे हो उस समय की एक प्रश्न कुंडली बनेगी। अच्छा, हाँ, क्या बात है। हाँ, उस प्रश्न कुंडली के आधार पर उसका निर्धारण होगा। तो सर इसके बारे में इसको कहते हैं प्रश्न ज्योतिष। ये क्या है सर? ये तो पहली बार सुना है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब पर एक चीज इसमें यह है कि माना अब ये ऐसा संभव नहीं है कि आप मेरे से जैसे कहें, आपने मुझे कहा, आप फोन किया और बोला मुझे आपसे सलाह लेनी है, और आपको मैंने कहा जी हाँ 4 बजे आ जाओ, हाँ जी। और तब आप 4 बजे आके प्रश्न करें, वो सही नहीं होगा। अच्छा, ओके, वो तो इस समय जब आपके मन में प्रश्न उठा है उस समय आपको प्रश्न करना है। ओके। अगर आपके मन में प्रश्न उठा, आप घर में हैं, आपने उस समय फोन करके मुझे कहा और उस समय उसकी प्रश्न कुंडली बनी, तो तब उसकी एक्यूरेसी आई है। अच्छा, प्रश्न कुंडली में लग्न और चंद्रमा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, लग्न की स्थिति क्या है और चंद्रमा की स्थिति क्या है, उस आधार पर उसका निर्णय हो जाता। तो सर जैसे मतलब कि मान लीजिए कोई इंसान है, वो फॉर एग्जांपल हम ऐसे एक लेते हैं कि कोई है पर्सन जो दिल्ली में बैठा है, और उसको हमारा भी ये प्रोग्राम देख के उसको पता चला कि हाँ ये ज्योतिषाचार्य जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, और मेरे पास मेरी कुंडली जन्म नहीं है, लेकिन ऐसा है मुझे ना मेरे व्यापार में बड़ा नुकसान हो रहा है, तो मैं उनको करूँ, तो वो फोन आपको उसी टाइम मिला ले, हाँ, उस समय करे, या फिर वो सोचते सोचते 2 दिन ले लो, 2 दिन बाद फोन ही नहीं, तब वो इफेक्टिव नहीं होगा। सोचते सोचते उसने लिया, अब वो उसका मन में प्रश्न अब आया था, वो 2 दिन बाद मुझे पूछ रहा है, अच्छा, तो वो समस्या, वो कुंडली सही नहीं बैठी। ओह,
वेरी नाइस सर, ये बहुत एक आपने एक डिफरेंट चीज बताई जो शायद मुझे लगता है सबको अलग ही पता चली होगी पहली बार, क्योंकि प्रश्न ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा है ये। सर आम इंसान के लिए जितने भी आपने ग्रह बताए, राहु केतु सूर्य चंद्रमा बुध गुरु शुक्र शनि, ये चार। सर नॉर्मली जब हमको बुध हुआ, मंगल हुआ, बृहस्पति, शुक्र और शनि। बुध के बाद शुक्र, ये बुध शुक्र मंगल बृहस्पति और शनि, अच्छा ये 5 ग्रह दूरी के आधार पर। दूरी के, उसके बाद सूर्य हाँ हाँ और चंद्र, जी, फिर राहु केतु, ओके, है ना। ये सभी ग्रह आपको कैसे प्रभावित करते हैं। अब राहु तो छाया ग्रह है। अच्छा अब लोग बोलते हैं राहु केतु तो जबरदस्ती के ग्रह हैं, कैसे होगा, ये तो ग्रह ही नहीं है। लेकिन राहु केतु सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य की पोजीशन के हिसाब से ग्रहण बनते हैं, हाँ, और वो ग्रहण की स्थिति राहु केतु होते हैं, अच्छा है ना। तो उनके गणना जरूरी है। पाश्चात्य ज्योतिष में राहु केतु का नहीं है, ओके, है ना। वहाँ तो आदमी के व्यक्तित्व के ऊपर सूर्य की स्थिति और उसके आधार पे गणना की जाती है। और उन्होंने अलग से जो ग्रह हैं उनके पास नेपच्यून, प्लूटो और वीनस, नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो, ओके, ये ग्रह हैं। हम भी इनका करते हैं, इनको हम भी अपनी कुंडली में लेते हैं, नेपच्यून, प्लूटो यहाँ को। पर यहाँ पर क्योंकि इन ग्रहों की वायुमंडल में, जो हमारे आकाश मंडल है, सौर मंडल है, उसमें दूरी इतनी ज़्यादा है कि उसका इफेक्ट हम पर कम होता है। अच्छा, और हाँ, और इनका जो टाइम स्पान है वो भी ज़्यादा होता है। अभी जैसे 2025 से 2030 तक नेपच्यून का प्रभाव रहेगा, ओके, 25 से 30 तक मीन राशि में, ओके, मतलब लगभग 5 साल का पीरियड उसका मीन राशि में रहेगा। तो उसका इफेक्ट है, ओके, है ना। मतलब जब बड़े बड़े परिवर्तन हुए विश्व में, तो मीन राशि में नेपच्यून आया है, ऐसा गणना की गई है लोगों के द्वारा। तो आप इस बार भी देखते हैं कि इन 25 से और 30 तक होता क्या है ना विश्व में। खैर, तो हर ग्रह का अपना प्रभाव है ना। इनका भी है, नेपच्यून, प्लूटो वगैरह, पर इनका क्योंकि इतनी ज़्यादा दूरी पे है तो इसलिए उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होता। जो ग्रह जितने ज़्यादा नज़दीक होता है उसका उतना ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, सूर्य तो है ही भाई, सूर्य भले ही दूर है लेकिन उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा है ना। तो इनका इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर। सर जैसे एक बात मुझे ऐसे लगी, मैं आपसे पूछूं सर, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि ग्रहों का ज्योतिष के हिसाब से ह्यूमन पे फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, ऐसे ही ग्रहों का क्या किन और जगहों पे असर पड़ता है? जैसे क्या एक देश पे असर पड़ेगा, एक जगह पे असर पड़ेगा, किसी सिटी पे, स्टेट पे, इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन वर्क करता है क्या? देखो, ग्रहों का असर सभी पे पड़ता है। जितना असर हम पे पड़ता है उतना ही असर प्रकृति पे भी पड़ता है। ओके, प्राकृतिक आपदाओं की गणना भी ज्योतिष के द्वारा की जा सकती है। अच्छा, इन प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप से लेकर के सौरमंडल के तूफान हैं या प्राकृतिक तूफान हैं, उनकी गणना, या उसके अलावा विश्व में होने वाले युद्धों की गणना भी की जाती है। हमेशा जब भी मंगल नेगेटिव होगा, हम इसमें भारत की कुंडली भी बनाते हैं, अच्छा, प्रत्येक राज्य की कुंडली बनाते हैं। तो जब देशों की कुंडली की हम गणना करते हैं तो उस आधार पर जब हम देखते हैं कि भारत की कुंडली हमने बनाई, हमने देखा मंगल की स्थिति कहाँ है, पता चला मंगल नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है जा रहा है, मतलब प्रभावी है, ज़्यादा खराब हो रहा है। तो वहाँ पे आग्नेय ग्रह है मंगल, तो क्या करेगा, आग की जैसी परेशानियां होगी, क्या बम पटाखे फूटेंगे, युद्ध होगा,
है ना। तो नॉर्थ ईस्ट एशिया में जैसे चल रहा, हाँ, राइट राइट राइट। नॉर्थ एशियन कंट्रीज में चल रहा है, या उधर यूक्रेन में वो चल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो इनकी गणनाएं ये की जाती है मंगल की स्थिति के कारण। और जब से मंगल शनि की युति हुई थी, हाँ हाँ। अभी मंगल शनि एक साथ चल रहे थे, अच्छा। अभी अलग हुए हैं वो, लेकिन पिछले कुछ समय तक मंगल शनि साथ चल रहे थे। और मंगल शनि की युति जब से शुरू हुई तब से ही ये युद्ध शुरू हुए। अच्छा। सुधीर सर, हम ये जानना चाहते थे कि जैसे नॉर्मली अब ये तो हमने एक बात कर ली कि किस चीज़ का क्या प्रभाव होता है किस तरीके से, लेकिन सर दो चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हमें नहीं समझ में आता कि कब प्रॉब्लम हुई, अब उसका सोल्यूशन क्या है। तो सर एक आम आदमी के लिए वो क्या सिचुएशन होती है कि जब उसे सोचना चाहिए कि हाँ उसको कुछ ज्योतिष की हेल्प लेनी है, ये। और दूसरा, किस राशि का क्या प्रभाव होता है, ऐसे क्या लक्षण होते हैं जिनको वो आइडेंटिफाई करके कोई इस तरीके की हेल्प ले सकता है। देखो जी, जब आदमी का समय सही चल रहा होता है, उसके ग्रहों की स्थिति अच्छी है, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती। जी जी। और शायद जिन लोगों की ऐसी स्थिति होती है वो तब इन चीज़ों को मानते भी नहीं, बोलते हैं कुछ नहीं होता भाई, हाँ, क्योंकि उनका तो सब अच्छा चल रहा है। राइट। और दरअसल जो ग्रहों की स्थिति है, हम जो लेते हैं, जो हम आज वो कर रहे हैं कि कौन किस तरह की ग्रह प्रभाव कुंडली में जो हम पैदा होते हैं किस हिसाब से होते हैं, हमारा पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किए, और हमारी उस कर्मों के फल से हम दुनिया भर के जीवन को भोगते हुए हम पुनः इस लोक में, मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तो उसमें हम पिछले जन्म में किए गए कार्यों के आधार पर हमें उसके लाभ और हानि का वो मिलता है, मतलब अच्छा और बुरा। अब जिसने पिछले जन्म में, उनका पिछले जन्म का प्रताप है कि वो बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं जी। और आज उस समय बाकी सब चीज़ों को न ध्यान में रख करके वो उल्टे सीधे बहुत सारे काम कर रहे होंगे, उसका परिणाम उनको यहाँ केवल 25% मिलेगा, बाकी 75% उन्हें अगले जन्म में भोगना, ओ है ना। तो इस तरह से ये प्रभाव जो है वो अपना हर एक ग्रह का अपना होता है। पर हम आते हैं उस पे कि हाँ, ग्रह अगर हम आज सामान्य जीवन में कुछ कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि हमें कुंडली दिखानी चाहिए अपनी, या कोई उपाय करने चाहिए। जब कोई परेशानी लगातार आ रही हो, बार बार आ रही, किसी काम के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हो, वो सफल ना हो रहा हो, तो समझ लो किसी ग्रह का प्रभाव हमारी कुंडली पे है। ओके। अगर आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, तो अगर केवल मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, आपके पास सभी चीजें हैं फिर भी मानसिक रूप से परेशान, तो यहाँ पर शनि का प्रभाव आप पे हो सकता है। ओके। आप मेंटली टेंस हैं या घर में झगड़े हो रहे हैं, तो इस पर राहु का प्रभाव हो सकता है। लेकिन अगर आप परिश्रम कर रहे हैं और धन का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, धन के लिए प्रयास करना चाह रहे हैं तो धन का आपको लाभ नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। या आप किसी काम को कर रहे हो, उसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा लेना चाहते हैं, वो नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब आपका सूर्य खराब है। व्यावसायिक कार्य, व्यावसायिक कार्य, बिजनेस कर रहे हैं, आप दिमाग लगा रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका बुध खराब है। अच्छा। ओके। तो हर एक के लिए अपना अलग उपाय करना चाहिए। तो हम एक से लेते हैं, जैसे सूर्य माना किसी का खराब है, तो सूर्य किसी का खराब है, तो सबसे पहला मुख्य तो यह है कि वो सूर्य की उपासना करें। अच्छा। अब उपासना लंबी करना, हम ये नहीं बोलते कि भाई तुम घंटों तक सूर्य की पूजा करो, 5-10 मिनट शांत भाव से होकर के ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, लंबा मंत्र मत जपो, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, या ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, बीज मंत्र। ये बीज मंत्र होते हैं जो इस तरह से बोले जाते हैं। ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र का जप करो या वैदिक मंत्र को करो, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः। जी जी। या उसके लिए दूसरे उपाय है कि आप सूर्य को जल दो। जल देने का मतलब खाली जल नहीं देना, तो आपको उसके लिए ये जरूरी है कि तांबे के लोटे में आपको रोली जल लेकर के उसमें रोली
थोड़ा शक्कर डाल करके Okay. और उसको सूर्य को जल दो। सूर्य को जल ऐसे दो कि वो आपकी आंखों से होकर गिरे। आप जब जल गिराएं, सूर्य को अर्घ्य दें, तो वो सूर्य की किरणें आपकी आंखों में पड़नी चाहिए। अच्छा। धीरे धीरे दो, टाइम लो उसमें, धीरे धीरे दो और सूर्य की रोशनी का पूरा आनंद लो कि आपके आंख में आ रही है। और उस समय सूर्य भगवान का भी ध्यान करो, आंखें खोल के, पूरी आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोल के। और ये आप डेली करेंगे तो आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। अच्छा। ये साइंटिफिक फैक्ट भी है, आपके आंखें तेज होंगी, आपकी नेत्र ज्योति भी बढ़ेगी। तो सूर्य आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा सब देगा पे, अगर आप ये करते हैं। पर रेगुलर करना होगा। Okay. है ये नहीं कि आज मैं भूल गया, कल भूल गया, एक दिन किया, 10 दिन नहीं किया, तो उसका इफेक्ट नहीं होता। नहीं हो। हाँ, रेगुलर आप कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट आप पे होगा। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर मिल लगेगा, पर आपको पॉजिटिव। किसी का चंद्र खराब है, ओके। अगर चंद्रमा जब खराब होता है तो उसमें कई चीज प्रॉब्लम होती है। एक तो मानसिक समस्या पैदा हो जाती है, डिप्रेशन का भाव पैदा होने लगता है, ओके। बहम। अभी घर से ताला लगा के निकले थे, पता चला आधे रास्ते में, बोले यार मैंने ताला लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, गैस बंद करी होगी कि नहीं करी होगी, कनी सीजन की। ओके। जुखाम, सर्दी जुखाम लगे रहना, बार बार सर्दी जुखाम लगना, है ना। इमोशनल हो जाना, बिल्कुल हर बात पे हर इमोशनल होना, आंसू आ जाना। तो इस तरह की स्थिति आ रही है तो चंद्र खराब हो रहा है। तो उस समय चंद्र की पूजा करो, चंद्र के मंत्र का जप करो। ओम श्रान श्रीं स्नो स्व सोमाय नमः, बीज मंत्र का, या ओम सोमाय नमः, है, चंद्र का करो। और इसके लिए सफेद चीजों का दान करो। अच्छा। ओके। तो उससे चंद्रमा आपका बलवान होगा। मंगल खराब है, मंगल तब खराब है जब अगर आपके घर में किसी चीज में कहीं कोई आग से नुकसान हो रहा है, कि गुस्से में है सब, क्रोध से नुकसान हो रहा है, पेट में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, रक्त अल्पता की समस्या आ रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है ओके। शरीर में, तो ऐसे में मंगल का मंत्र का जप करना चाहिए। मंगल के मंत्र का जप करके आपको, मतलब उसका बीज मंत्र है ओम क्रांग क्रिंग क्रोसा भोमाय नमः, उसका जप करो। उससे मंगल का प्रभाव धीरे धीरे कम होंगे। लाल चीज़ों का दान भी कर सकते हैं आप, जैसे तांबे का या लाल चीज़ का, मसूर की दाल हुई, लाल मलका जैसे होती है, लाल कपड़ा, या हनुमान चालीसा का पाठ करो। अगर मंगल खराब है, आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं रोज, तो आपको, या हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा रहे हैं, तो उसको आपको लाभ मिलेगा। हनुमान जी को, उसको मंगल का ये प्रभाव है। आपने जैसे अक्सर क्या होता है कि लोग मंगल के उपाय के लिए या शनि के उपाय के लिए, दोनों के उपाय में हनुमान जी का रोल होता है। तो लोग बजरंगबली की पूजा करते हैं, वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं और प्रसाद लेकर आते हैं, और वहाँ प्रसाद दिया उन्होंने, और उस प्रसाद को घर लेकर आते हैं और सब में बांटते हैं। हाँ हाँ हाँ, घर पे अपने घर में खिला देते हैं। जबकि करना ये चाहिए कि जब आपने जो प्रसाद लिया वहाँ चढ़ाया, हाँ उस प्रसाद को वहीं वितरित करो हाँ, राइट लोगों में, राइट राइट। तब आपका वो पॉजिटिव हो। इसका दूसरा मंगल को बलवान करने का ये भी है कि हनुमान जी को चोला चढ़ाओ। अच्छा चोला मीन्स जानते हैं? जी। सिंदूर और चमेली का तेल अच्छा है, या लाल कपड़ा चढ़ाओ, ओके। तो उससे भी मंगल बलवान होता है। मंगल और शनि दोनों होते हैं हनुमान जी को। ओके। तीसरा है बुध। अगर आप व्यापार करते हैं, अच्छा व्यापार में हानि हो रही लगातार, या आप कोई प्लानिंग बना रहे हैं, वो प्लानिंग बार बार फेल हो रही है, क्योंकि बुध जो है प्लानिंग का प्लेनेट है, मैनेजमेंट का प्लेनेट। ओके। तो इसमें दिक्कत आ रही है, आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे कोई चीज़। हर बार मैनेजमेंट की तैयारी कर, आप कुछ सोचते हैं, मैनेज करते हैं, पूरी तरह से प्लान करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट ही नहीं होता। राइट राइट राइट। तो उसके लिए बुध के मंत्र का जप करो,
ओम ब्राम ब्रीम ब्रौसा बुधाय नम, है ना, उसका जप करके, या हरी चीज़ों का दान करो, जैसे हरी सब्जी, हरा कपड़ा, हरी दाल, साबुत मूंग जैसे है ना, इसके दान करने से उसका प्रभाव ठीक हो जाता है। बुध के बाद आता है केतु। केतु अगर खराब है तो केतु में क्या होता है, अगर घर में पति पत्नी है तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा। जो शक मान 10-15 साल से साथ रह रहे हैं, एक दूसरे पे भरोसा था, वो केतु दोनों का भरोसा उठा देगा एक दूसरे से। अच्छा। ऐसे भ्रमजाल में फंसाएगा कि एक दूसरे पे वहम करना शुरू करे, अच्छा। वहम की स्थिति पैदा कर देगा। Okay. तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा हो रहा है घर में, तो केतु का उपाय करना चाहिए। केतु के लिए जैसे कोयले को बहाना, या काले तिलों को बहाना, या काले 7 अनाज को इकट्ठा करके उसका सिर से उतार के उसको पीपल के पेड़ में रखना या मंदिर में रखना, अच्छा। है ना, इस तरह का उपाय करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अच्छा। ओके। शुक्र किसी का खराब है तो कैसे पता लगता है? शुक्र में अगर खराब है तो माना कलात्मक व्यक्ति, तो उसकी जो कला है जिसमें वो प्रवीण है, वो कला उसको पे नहीं कर रही। ओके। जो फायदा, धन का लाभ उससे अर्जित करना था, वो उसे नहीं हो रहा है। अच्छा। उसके शौक मौज जो करने थे उनमें बाधाएं पैदा हो रही है। Okay. तो उसको, या उसकी कला को जो लोग कल तक पूछते थे वो आज पूछ नहीं रहे, तो उसको अपने औरा को कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए शुक्र का उपाय करना। अब शुक्र का रत्न धारण करने के अलावा शुक्र के सफेद चीजों का दान करना, शुक्र के मंत्र का जप करना, ओम द्रान दिन द्रोसा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करना, या शिवलिंग पे चावल चढ़ाना। अच्छा। है ना, इस तरह का उपाय जो करेंगे तो उससे शुक्र बलवान होगा। इसके अलावा बृहस्पति किसी का कमजोर, बृहस्पति कमजोर होता है तो वो सबसे पहला प्रभाव आपके पेट पे डालता है। ओके। फूड पॉइजनिंग हुई, या जॉन्डिस हुआ, या क्या कहते हैं उसे टाइफाइड हुई, आंतों से रिलेटेड, क्यों लीवर को कमजोर करता है अगर बृहस्पति कमजोर है। अच्छा। और धर्म कर्म से विपरीत होने लगता है आप, तो अगर ऐसी उसने पूजा करने की इच्छा ही नहीं हो रही उसकी, है ना, चाहता है मन से कि मैं करूं लेकिन इच्छा नहीं, तो समझ लो उसका बृहस्पति खराब हो गया। तो उसे हमेशा पीली चीजों का दान करना चाहिए। बृहस्पति ओम ग्रांग ग्रिंगरोसा गुरुवे नमः मंत्र का जप करना चाहिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। ये करेंगे तो उसको लाभ मिले। और शनि अगर किसी का खराब है तो शनि की उसमें तो सारी समस्याएं पैदा हो जाती, चाहे मानसिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो। जब शनि खराब होता है मुकदमेबाजी भी हो जाती है, ग्रह कलेश भी होता है। तो अगर ये सारी समस्याएं हो रही हो तो शनि खराब है, तो उसके लिए आदमी को शनि का उपाय करना चाहिए, शनि के मंत्र का रेगुलर जप करना चाहिए। वैसे शनि भगवान, शनि की दशा हो या ना हो, या किसी का शनि खराब हो ना हो, मैं तो बोलता हूँ हर एक को शनि को पूजना चाहिए, क्योंकि शनि देने वाले भी हैं, दंडाधिकारी भी हैं। तो शनि कर्मों का अच्छा फल देते हैं, कर्मदाता है। अच्छा। तो कर्म जिसका उपयोग, लाभ, कर्म करने के पे भी जिसको लाभ नहीं मिल रहा, तो हम समझ लो शनि खराब है, तो उसको शनि भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, या ओम श्रांत, ओम प्राम प्रिम प्रोसा शनय नमः, इस मंत्र का जप करें। और शनि भगवान की शिला पर दीप जलाए और तिल, नील, तेल चढ़ाए। ओके। तो उससे शनि भगवान खुश होते हैं। और साथ में हनुमान जी, हनुमान चालीसा पढ़े तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हनुमान जी तो ने, क्योंकि रावण के उससे शनि को छुड़ाया था, तो शनि, हनुमान चालीसा पढ़ने से शनि भी खुश होते हैं।
अब आता है राहु। अगर किसी का राहु खराब है तो ग्रह कलेश, एक्सीडेंट, चोट आदि लगना, पेट खराब रहना, हमेशा मानसिक तनाव, ये चीजें राहु के खराब होने से होते हैं। अगर किसी का राहु खराब है, ये समस्याएं आ रही है, हर कार्य में व्यवधान, हर कार्य में विलंब, कार्य हो रहा है लेकिन होने की स्थिति इतनी है कि वो तब पूरा हो रहा है, तब हो रहा है वो जब उसका महत्व खत्म हो गया। अच्छा। अगर ऐसी स्थिति आ रही तो राहु खराब है। ऐसी स्थिति में राहु के लिए राहु के मंत्र का जा ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ स राहुवे नमः मंत्र जप करना चाहिए। और काली उड़द हुई उसका दान करना चाहिए। काले भूरे तिलों का दान करना चाहिए। इन चीज़ों को करें। और सबसे सटीक उपाय है ये, अगर शनिवार को जिस व्यक्ति का राहु खराब है वो शनिवार को अपने टॉयलेट को, मतलब लेट्रिन सीट को, जो टॉयलेट सीट होती है उसको साफ करे। और अगर वो नीले उससे साफ करता है, जैसे आजकल आता है हार्पिक आता है, दूसरा आता है, उससे साफ करे तो हर शनिवार को करे तो उसका राहु ठीक हो जाता। अच्छा। ओके। तो ये थे ग्रहों के उपाय, सामान्य व्यक्ति के लिए जो कर सकता है। सर एक अलग सेगमेंट है जो कि ज्योतिष का पार्ट है कि नहीं पता नहीं, लेकिन आई थिंक डे टू डे लाइफ में लोगों के वही कामों में बड़ा फर्क पड़ता है या किस्मत में बड़ा फर्क पड़ता है, जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, जिसे कहते हैं वास्तु। तो वो क्या मतलब कैसे कनेक्ट करता है? देखो, वास्तु शास्त्र का, ज्योतिष का ये पार्ट है। वास्तु शास्त्र में दिशाओं के आधार पर उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा को ध्यान में रखा जाता है। जैसे आप माना कोई घर है जहां, अगर घर सामान्य रूप से फ्लैटों में ये नियम लागू नहीं होता, घरों में लागू होता है। जैसे उसका एंट्रेंस है नॉर्थ साइड से है या नॉर्थ ईस्ट से है या नॉर्थ वेस्ट से है तो शुभ फलदायक होगा, या साउथ ईस्ट से तो वो अच्छा रहेगा। हमेशा घर की किचन अग्निकोण में हो, अच्छा। दक्षिण पूर्व दिशा। ओके ओके। तो घर में बीमारी नहीं रहे। लेकिन घर में किचन अगर विपरीत दिशा में, पता चला साउथ वेस्ट में हो गई, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ बीमारियों का वास हो जाएगा, है ना। अच्छा। घर के लिए अलग अलग चीजें हैं जब ये घर बनाते समय ध्यान में रखी जाती है, ओके। है ना। पॉजिटिव ऊर्जा कहाँ है। अब घर बन गया तो घर बनाते समय ये भी चीजें कि आपने स्टोर करना है, भारी चीजें किधर रखनी है, या आपका सीवेज सिस्टम किधर होना है, तो वो साउथ की तरफ हो। भारी चीजें भी साउथ की तरफ होनी चाहिए और सीवेज भी साउथ की तरफ होना चाहिए। सो पॉजिटिव पूजा का स्थान हमेशा नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ओके। मतलब आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ मुंह करके पूजा करें, अच्छा, वेरी नाइस। ओके। है ना। तो घर में इन चीजों का स्थान ऐसा होना चाहिए। फ्लैट में केवल एंट्री को छोड़ दो। मुख्य रूप से फ्लैट में जो फ्लैट सिस्टम है, क्योंकि फ्लैट बक्स मुख्य रूप से बने होते हैं जहां मुख्य रूप से चारों ओर टावर बने और बीच में खुला है, वहां वास्तु दोष वैसे समाप्त हो जाता है। अच्छा। जैसे अधिकांश आपने देखा होगा कहीं जो कॉलोनीज बनती हैं, सोसाइटीज बनती हैं, तो टावर चारों ओर बनते हैं ऐसे, एक टावर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। जहां इस तरह से बना बीच में खाली, जी। वहां वास्तु दोष वैसे समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये चारों ओर बन गया, ये बीच में खाली ब्रह्म रंध्र हो गया, तो यह वास्तु दोष वैसे समाप्त हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर ये एक ही टावर है तो वहां ये चीज लागू नहीं हो। ओके। पर उस एक टावर में आपकी घर की स्थिति क्या है, किचन किस साइड है, बाथरूम किस साइड है,
बेडरूम की साइड है, उसका ध्यान रखना जरूरी। ओके। अगर ये चीज़ें सही हैं, नहीं हैं तो उनको आप ठीक कर लेना चाहिए। पर कुछ चीज़ें जो परमानेंट हो गई, उसको तो किचन है उसको तोड़ा तो नहीं जा सकता। राइट राइट। हाँ, उसके स्लैब को बदला जा सकता है। राइट। माना स्लैब गलत डायरेक्शन में, तो उसके स्लैब दूसरी तरफ पर गैस को खाना पकाने की जगह को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं, है ना। राइट। इसी तरह से बाथरूम है तो उसकी सीट को डायरेक्शन बदल दो, अच्छा है ना। बेडरूम है तो सोने का डायरेक्शन बदल दो, अच्छा। क्योंकि हमेशा वास्तु को आ, ऊर्जा के हिसाब से, और साथ में जैसे नॉर्थ और साउथ पोल है कि चुंबकीय क्षेत्र है, हाँ जी। चुंबकीय ऊर्जा होती है नॉर्थ साउथ। अच्छा हाँ हाँ। तो उसमें सोने का जो शयन कक्ष है हमारा इस तरफ से उस तरफ से होना चाहिए, जो हमारी ये मैग्नेटिक एनर्जी हमें प्रभावित ना करे, नेगेटिव। अच्छा ओके। आपका दुकान है या ऑफिस है, ऑफिस में हमेशा आपको साउथ की तरफ बैठना चाहिए। ओके। कमर्शियल एस्पेक्ट में। हाँ, साउथ की तरफ बैठिए। अब कोई भी प्रपोजल है जो आपके पास आएगा, क्योंकि पैसे का लेन देन होना, वो आपके पास नॉर्थ से या नॉर्थ ईस्ट साइड से आपकी तरफ आए। अच्छा, आप साउथ पे रिसीविंग मोड पे रहो। हाँ, अरे वाह, वेरी नाइस। ओके। है ना, तब आपका कार्यालय चले। ठीक। अगर आप इसके विपरीत दिशा में हो तो ये उल्टा हो गया। अच्छा। तो ऐसे हर चीज के लिए, व्यावसायिक प्लॉट है किसी का, उसमें मकान बनाना है तो राशि के अनुसार होता है। कोई शेरमुखी प्लॉट है, शेरमुखी जैसे होता है, अगर सिंह राशि वाला है उसके लिए तो ठीक चलेगा, लेकिन सिंह राशि भी अगर उसकी पॉजिटिव जगह पे है तब उसके लिए फायदे वाला होगा, नहीं तो वो भी नहीं होने वाला। ओके, है ना, तो नुकसान देता है। तो इसलिए उसके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से सही होगा उसके लिए। ओके। तो इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। जब अगर नहीं हो तो उसके लिए उपाय किए जाते हैं। उपाय कई तरह के हैं। पिरामिड ऊपर उपचार है, अलग अलग पिरामिड एनर्जी के अलग अलग स्थानों पे रख के एनर्जी को बैलेंस करते हैं। पिरामिड रख करके एनर्जी बैलेंस की जाती है। इसके अलावा क्या कहते हैं, उसे अलग अलग कलर की लाइट ट्रीटमेंट है, लाइट बल्ब, लाइट अलग अलग कलर की लाइट करके उसको बैलेंस करना, या दीवारों के कलर को चेंज करना, ये भी उसमें शामिल होता है। सही है। ओके। चलिए, इस बारे में तो फिर कभी और भी एक अलग टॉपिक पे बात होगी। हाँ, ये डिटेल में। जब डिटेल में इसमें जाएंगे तो इसमें तो पूरा आपका इंटीरियर डेकोरेशन से सारा आएगा। आपको इंटीरियर डेकोरेशन कराना है तो वास्तु के अनुसार कराना है। पहले तो वास्तु के हिसाब से निर्माण होता है। आजकल अधिकांश जब कोई लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो मोस्टली इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, पहले तो रखते नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ आजकल हर एक आर्किटेक्ट जब कोई बिल्डिंग बनाते हैं, एक आर्किटेक्ट और एक उसके साथ वास्तु कंसल्टेंट जरूर रखता है। परंतु मैंने ये देखा अधिकांश वास्तु कंसल्टेंट कई चीज़ों को गलत ढंग से परिभाषित कर लेते हैं, जिससे काफ़ी चीज़ें इफेक्टिव होती हैं, खराब हो जाते हैं। नहीं सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत कुछ बताया और उससे हमें ऑफ कोर्स काफ़ी नॉलेज पता चली, और प्लस में एक सिस्टम भी समझ में आया। क्योंकि नॉर्मली किसी के पास जाते हैं तो हम अपना डिटेल्स और अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पूछ के आ जाते हैं या वो बता देते हैं, लेकिन आपने आज जैसे हमें बताया तो हमें पता चला कि किस चीज़ से क्या होता है। देखो जी, मेरे पास तो जैसे मैं कोई कुंडली लेके आता है तो मैं उसकी जब कुंडली देखता हूँ तो मैं, कोई भी मेरे पास आता है मैं उसको कभी उसकी समस्या नहीं पूछता। अच्छा। क्योंकि अगर आप अपनी समस्या मुझे बता देंगे हाँ जी। तो मेरी मेहनत तो उसमें कुछ हुई नहीं, और जब मेरी मेहनत नहीं हुई है तो मैं जो आपको ट्रीटमेंट दूंगा वो सही नहीं रहेगा। अगर मैंने आपको समस्या बताई कुंडली में देख करके, मेरी नज़र में वो समस्या आई है, तो मैं उसका ट्रीटमेंट दूंगा तो बिल्कुल आपको 100% लाभकारी रहेगा। भाई, बीमारी अगर कोई बीमार है, डॉक्टर उसका बीमारी डायग्नोज कर लेता है तभी ट्रीटमेंट होता है, सही राइट। अगर बीमारी डायग्नोज नहीं हुई तो दवाइयाँ देते जाओ, उपचार होता नहीं है। ठीक, तो यही समस्या हमें लागू होती है।
पर अधिकांश क्या होता है, लोग कुंडली दिखाने जाते हैं और पहले अपने राम गाथा बता देते हैं, हाँ है? सही थी। तो वो नहीं करना चाहिए। जब कहीं जाओ तो कुंडली बता दो, वो भाई आप इसमें विश्लेषण करो और तब हमें बताओ। सही थी। अगर आप बस करेंगे तो निश्चित उसका लाभ मिलेगा। मतलब डॉक्टर खुद बताए कि प्रॉब्लम क्या है, हाँ। मतलब बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, हाँ। रादर देन आप ही बताते रहो। हाँ। राइट, नहीं नहीं सही बात है। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं जो डॉक्टर को बोला हमने भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे ये नहीं हो रहा, मेरे फलाने ने, डॉक्टर ने कोई चेक नहीं किया, कुछ नहीं किया, उसने दवाई लिखी जो रूटीन में लिख रहा है, आपने खाई, 1 हफ्ते बाद फिर गए कि कुछ नहीं हो रहा है, हाँ फिर डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, दौड़ा भागी कर रहे हैं। क्योंकि जब तक कोई चीज़ डायग्नोज न हो, प्रॉपर तरीके से उसका डायग्नोसिस न हो, तब उसका वो नहीं लगता। तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए ना। ट्रू राइट। ये सर थैंक यू सो वेरी मच आपके समय के लिए, नॉलेज के लिए, और आई थिंक जो लोग भी ये सुनेंगे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप सुधीर सर से कंसल्ट करें, तो वैसे वो मुंबई भी होते हैं, हमें तो अभी हम ये इंटरव्यू मुंबई में ही कर रहे हैं, ये इस समय पे यहाँ पे हैं तो हम इनसे मिल पाए। देहरादून में होते हैं ये, उत्तराखंड में, और हम लोग डिस्क्रिप्शंस में उनका नंबर देंगे, तो अगर आप चाहें, आपको लगे तो आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस हमारे पोर्टल पॉड स्ट्रीट के थ्रू लोगों को अपने अपने अलग अलग सेगमेंट में जो भी नॉलेज गेन हो सके, प्लस में उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिले। तो हमारी छोटी सी कोशिश, अगर आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन में जा रही है, तो प्लीज़ आप हमें अपने फीडबैक्स दीजिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच सुधीर सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।